हमने कल और 2 लेवरेजेस पढ़े। आज पूरा क्लास स्क्रीन ऐसी ब्लैंक रहेगा। आज सब लोग मेरे साथ सभी फॉर्मूलेस लॉजिकली सोच कर बोलोगे। है कॉन्फिडेंस आपके अंदर? कर पाएंगे हम लोग मिलकर? कितने लेवरेजेस है? 3। पहला लेवरेज का ऑपरेटिंग का शॉर्ट फॉर्म, डीओएल का लॉन्ग फॉर्म, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। लेवरेज एंड डीओएल अलग, ऑपरेटिंग लेवरेज अलग होता है क्या? ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डीओएल अलग होता है क्या? नहीं होता है, वन एंड द सेम है। ओके, नाउ व्हेन आई से, थोड़ा अलग टाइप में रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपको, पहले कंक्लूजन फिर फॉर्मूले पे आएंगे, ठीक है? तो व्हेन आई से दैट द डीओएल ऑफ अ कंपनी इज 4 टाइम्स, कितना? 4 टाइम्स डीओएल, इट सिंपली मींस डैश 1% change in sales will lead to 4% change in EBIT। देखो, सबको एग्जाम देने और पहले एग्जाम में पास होना है। डू यू एग्री? कोई है यहां पर जो अटेम्प्ट दे रहा है? हम अटेम्प्ट नहीं दे रहे, हम एग्जाम दे रहे, बराबर है ना? आपका अटेम्प्ट कब है? अटेम्प्ट वर्ड डिलीट करो दिमाग में से, एग्जाम वर्ड डालो। बचपन से कब पढ़ाई की है? एग्जाम आने पे। सीए में एग्जाम ही नहीं आई है, सीए में क्या आया? अटेम्प्ट आया। अटेम्प्ट का मीनिंग दिमाग को भी पता है, कोशिश। क्या हम इतना इमोशनल कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, मेहनत वाला कॉस्ट डालकर कोशिश कर रहे? नहीं ना? तो पूरा क्लास मेरे साथ आंसर करेगा। आपका पहला एग्जाम जब आएगा उसी में आपको क्लियर करना है। 2-4 लोग 5 लोग यहां पर सितंबर 24 वाले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक जन पीछे बैठता है, वो एब्सेंट है। तो ये 10-12 लोग छोड़ो, तो बाकी सब जो है वो जनवरी 25 के। तो सितंबर 24 आप लोगों के लिए और जनवरी 25 आपके लिए क्या है? एग्जाम है। तो एग्जाम है तो सिंसियरली रहना पड़ेगा ना, थोड़ा सा, थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे कि नहीं? तो एफर्ट्स कब डालेंगे हम लोग? क्लास के ड्यूरेशन में। तो टाइम पास नहीं करने का क्या सर क्लास में? ब्रेक्स मिलते हैं ना आपको, दो क्लास के बीच 10 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक, लंच ब्रेक मिलता है ना आपको, पूरा 45 मिनट्स का। टाइम पास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। हाँ, 40 मिनट्स का मिलता होगा, 30 मिनट्स का मिलता होगा, कोई बात नहीं। इतनी रहमदार जिंदगी मत जियो, कुछ नहीं होता ऐसे इससे। हाँ ठीक है, खुद पे रहम खाना बंद करो पहले तो, क्योंकि आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीने वाली हो बाद में, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीना रहेगा ना, तो उसके लिए थोड़े से सैक्रिफाइसेस अभी करने पड़ेंगे बॉस। चलो सब लोग आंसर करेंगे मेरे साथ, बोलिए। सबसे पहला चीज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। मैं आपके साथ लिखता हूं ताकि थोड़ा सा आपको जो आप बोल रहे हो वो आपको समझे भी। आप अभी बोले थे डीओएल 4 टाइम्स का मीनिंग ये होता है कि सेल्स एंड ईबीआईटी, ये ऑपरेटिंग पार्ट का स्टार्ट और एंड पॉइंट है। आप सेल्स को चेंज करोगे 1% से, इधर ईबीआईटी चेंज होगा 4% से। ये लॉजिक सबको पता है? अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं मुझे मेरा ईबीआईटी डबल करना है या मेरा ईबीआईटी मुझे 0 करना है, दोनों भी केस में दोस्तों ईबीआईटी का चेंज कितना होगा? 100% होगा ना। इतना मैथ्स आता आपको? क्या बोला मैंने? डबल करना है। तो सपोज 1 लाख ईबीआईटी 2 लाख करना है, तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 1 लाख रुपए से बढ़ाना पड़ेगा। अगर 1 लाख के नंबर को 1 लाख से बढ़ा रहे हो तो कितना परसेंट चेंज हो गया? यस, 100% चेंज हो रहा है। सबको समझ रहा है क्या ये बात? तो ऐसे केस में मेरे लाइव स्ट्रीमिंग वालों, आप भी आंसर दो, ठीक है? एंड वॉइस जो है ना, 2 जगह से बढ़ता है, एक मेरे सिस्टम से बढ़ता है और दूसरा आपके सिस्टम से भी बढ़ता है। तो इधर से कमेंट मत डालो वॉइस इंक्रीज करो बोलकर, यहां पर फुल वॉइस है, 110% वॉइस रख दिया है अभी, उससे ऊपर नहीं भाई। अब आपके सिस्टम की बारी है, ठीक है? इधर ध्यान दो अभी। अब अगर मैं बोल रहा हूं मेरा ईबीआईटी मुझे 100% मतलब डबल करना है, या 1 लाख का ईबीआईटी वाइप ऑफ करना है मतलब 0 करना है, तब भी मेरा चेंज कितना होगा? 100% ही होगा। डबल करना होगा तो प्लस 100% होगा, 0 करना होगा तो माइनस 100% करना होगा। डू यू एग्री? तो इस केस में सेल्स का परसेंटेज चेंज कितना? 25%। डबल करना होगा तो इंक्रीज कर दो, और अगर 0 करना होगा तो डिक्रीज कर दो। इज दिस क्लियर? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ये जो 4 टाइम्स डीओएल है, इसका मीनिंग तो समझ गया। अब इसको निकालते कैसे? ऑपरेटिंग पार्ट याद है क्या उसके लिए आपको? क्या बोला सर? ऑपरेटिंग पार्ट याद है क्या? बोलो, शुरुआत कहां से होती है?
सेल्स से होती है, माइनस क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट. क्यों वेरिएबल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्टिंग लॉजिक. मार्जिनल कॉस्टिंग क्या सिखाता है आपको? ऑलवेज इग्नोर इररिलेवेंट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट. बिकॉज आप आउटपुट जब चेंज करते हो विद इन अ गिवन कैपेसिटी, आपका फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता. तो डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू फिक्स कॉस्ट. इसका मतलब टोटल कॉस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, इसका मतलब प्रॉफिट को इंपॉर्टेंस नहीं देना है. तो फिर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को इंपॉर्टेंस देना है. सेल्स में से टोटल कॉस्ट लेस किया तो क्या आता? प्रॉफिट आता. बट टोटल कॉस्ट नहीं लेस करेंगे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, तो उसको क्या नाम दिया? कंट्रीब्यूशन बोला. क्या बोला? कंट्रीब्यूशन बोला. तो हमारा ऑपरेटिंग पार्ट शुरू होता है सेल्स के साथ, माइनस होता है वेरिएबल कॉस्ट, मिलता है हमें कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, लास्ट में मिलेगा ईबीआईटी. हम दोस्तों फ्रीली चेंज करेंगे सेल्स को, डिपेंडेंटली उसकी वजह से ज्यादा चेंज किस में होगा? ईबीआईटी में होगा. बोलिए डीओएल का पहला फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. एनी डाउट विथ एनी ऑफ द लॉजिक्स एंड एनीथिंग? कोई टाइप का कंफ्यूजन है किसी को? पक्का? ग्रेट. अब ये क्यों हुआ मगर कि आपने सपोज इधर 10% चेंज किया, इधर 40% चेंज हुआ, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं 4 टाइम्स डीओएल. ऐसा क्यों हो रहा है? बट फिक्स कॉस्ट की वजह से हो रहा है. तो फिक्स कॉस्ट को बॉक्स में डालेंगे. इस चीज का इंपैक्ट मेजर करना है तो इस चीज के पहले और इस चीज के बाद को कंपेयर करना होगा. क्या बोल रहे हो दोस्तों? इस चीज के पहले और इस चीज के बाद वाली चीज को कंपेयर करना है, तो उसका इंपैक्ट समझेगा, राइट? तो ऐसे केस में हम फिक्स कॉस्ट के पहले क्या देख रहे हैं? कंट्रीब्यूशन है सर. फिक्स कॉस्ट के बाद क्या है? ईबीआईटी है सर. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी. दोस्तों कोई भी एंगल से इस फॉर्मूले में से कितने फॉर्मूले हमने एफए में पढ़ लिया अभी तक? तो ऑब्वियसली 7वां दिन है सिर्फ हमारा, बट एक भी फॉर्मूला आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. अगर आप कंसेप्चुअली अटेंशन दे रहे हो यहां पर, ऑटोमेटिकली क्लास में ये फॉर्मूलेस बिल्डअप हो रहे हैं. अब आपको घर जाके एक ही काम करना है, रोज सोने से पहले फॉर्मूला बुक अपडेट कर कर सोना है. और जब आप अपडेट करोगे फॉर्मूला बुक तो एक बार क्रॉस चेक कर लो मेन बुक से कि बराबर लिखा है. जो फॉर्मूला आपने गलत लिखा रहेगा उसको रेड पेन खरीदो और रेड पेन से ठीक करो, ताकि अगली बार रिवीजन जब करोगे तो पहली नजर उस पर गिरना चाहिए जो अपनी गलती है. व्हाइटनर्स यूज करना बंद करो. व्हाइटनर्स यूज करना मतलब गलतियां छुपाना होता है. तुमने गलती की, तुमने व्हाइटनर लगा के उसको छुपा दिया, अब अगली बार याद ही नहीं आता कि उधर गलती क्या की थी, राइट? तो उससे अच्छा है कि अगर रेड पेन लेने का, गोल करने का और नीचे करेक्ट आंसर लिखने का, वो गोल को वैसे ही रखने का अंदर क्या था, ताकि आपको समझेगा कि गलत क्या सोच रहे थे और सही क्या है. आर यू वेरी वेरी क्लियर? नाउ ये केस में हमारा डीओएल भी आ गया, ये केस में हमारा सेकेंड फॉर्मूले से डीओएल आया. 2 डेटा के बीच डीओएल चाहिए तो परसेंटेज चेंज, और अगर सिंगुलर डेटा पर चाहिए तो नीचे वाला फॉर्मूला. सिंगुलर डेटा कितने भी रहने दो, हर लेवल पर अगर आपको डीओएल पूछा रहेगा तो नीचे वाला फॉर्मूला. क्लियर है? ओके. नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल पार्ट. अगर मैं बोलता हूं मेरा फाइनेंशियल लेवरेज 2.5 टाइम्स है, ध्यान दो मेरी बात पर, फाइनेंशियल लेवरेज 2.5 टाइम्स है, और मुझे मेरा ईपीएस डबल करना है. ईपीएस डबल करना है, क्या करना चाहिए? वेरी गुड, बोलिए. 40% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा. आर यू जेपिंग एवरीवन? तो यहां पर मैं बोल रहा हूं मेरा ऑपरेटिंग फाइनेंशियल पार्ट मतलब ईबीआईटी से ईपीएस होता है. ये बोलता है यहां 1% है तो वहां 2.5% है. एवरीवन करेक्ट? तो फिर मुझे यहां पर ईपीएस डबल करना था, 100% चेंज लाना है, तो इधर कितना होगा? ऑब्वियसली 100 बाई 2.5, 40%. तो जब आपका ईबीआईटी बढ़ेगा 40% से तो आपका ईपीएस बढ़ेगा 100% से, मतलब डबल हो जाएगा. क्लियर? नाउ इन दिस सिनेरियो डू यू रिमेंबर योर फाइनेंशियल पार्ट? फाइनेंशियल पार्ट याद है क्या सबको? फाइनेंशियल पार्ट कहां से शुरू होता है?
जहां ऑपरेटिंग एंड होता है वहीं से शुरू होता है। कहां ऑपरेटिंग एंड होता है? ईबीआईटी। इसलिए मैंने आपको एक वर्ड यूज किया था, एक सेंटेंस यूज किया था, इनफैक्ट वर्ड नहीं सेंटेंस था वो। ईबीआईटी इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल। ये जो भी मैं आपको बोलता हूं ना, इसका कुछ ना कुछ रेलेवेंस होता है क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग में। इसलिए ये सेंटेंसेस याद से दिमाग में फिट करने का कॉन्सेप्चुअली अपन क्या बोल रहे हैं। ईबीआईटी दोनों में कॉमन है ना दोस्तों, जहां ऑपरेटिंग एंड हुआ वहीं से फाइनेंशियल शुरू हुआ, तो दोनों में कॉमन एक बात आ रही है, वो है ईबीआईटी। अब आपका फाइनेंशियल का पार्ट शुरू होता है ईबीआईटी से, माइनस आप क्या करोगे? इंटरेस्ट करोगे, क्या मिलेगा? ईबीटी मिलेगा। माइनस क्या करोगे? टैक्स, क्या आएगा? ईएटी, सॉरी ईएटी आएगा। ओके, आपने इंटरेस्ट किस पर भरा? डेट पर भरा। आपने टैक्स किस पर भरा? ईबीटी पर भरा। समझा? ओके, ईएटी आ गया। ईएटी किसको बिलोंग करेगा? इक्विटी वालों को, अगर प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो। प्रेफरेंस शेयर नहीं है फिलहाल, बाद में आएंगे तब देख लेंगे क्या होगा। फिलहाल तो वो हमारा एनआई बन गया। अब उस एनआई को डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो ये टोटल अर्निंग है, इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर लेंगे तो ऑफ कोर्स मिलेगा मुझे पर शेयर, बराबर अर्निंग पर शेयर। कोई डाउट, कोई शक? अब मुझे बताओ कि आप ईबीआईटी बढ़ा रहे हो 1% से, चलो एक काम करते 40% से। ईपीएस कितने से बढ़ेगा? 100% से। 40 नहीं, कितना बोला था अपने अभी? 25 बोला था क्या? 2.5। 2.5 टाइम्स का डीएफएल था आपका, तो आपका आंसर कितना आया? 40% आया ना। तो ईबीआईटी को आप 40% से बढ़ा दोगे तो नीचे ये 100% बदलेगा। अगर ये 40% है और वो 100% है तो आपका डीएफएल 2.5 है। कैसे आता है 2.5? 100/40 कर आता है। व्हाट इज द फॉर्मूला देन? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। वेरी गुड, समझा? क्यों, किसकी वजह से हो रहा है? इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? ईबीआईटी बाय ईबीटी। एवरीवन, तो डीएफएल का दूसरा फॉर्मूला बन गया, इंटरेस्ट के पहले ईबीआईटी, इंटरेस्ट के बाद ईबीटी। फॉर्मूला इज ईबीआईटी बाय ईबीटी। यस, कोई डाउट किसी को भी? पक्का? यस। कंबाइन की बात कर लेते, जानबूझकर हमने ऐसे नंबर्स दिए। ये देखो, ये 10%, ये 40%, यहां पर वापस 40 कंटिन्यूड है तो ये 100% है। क्या ये एग्जांपल कंटिन्यूड हो गया? क्या ये एग्जांपल कंटिन्यू हुआ? ऊपर सेल्स कितने से चेंज हुआ? 10, नीचे ईबीआईटी 40, ईबीआईटी 40 तो नीचे से ईपीएस 100। तो अब डायरेक्टली कनेक्टिंग लिंक को छोड़ दो, सीधा फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बारे में सोचते। कौन सा लेवरेज? कंबाइन लेवरेज। ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल कंबाइन कर दिया तो क्या मिला? कंबाइन लेवरेज। कंबाइन लेवरेज का स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स, एंड पॉइंट ईपीएस। तो डीसीएल मेरा शुरू होगा सेल्स डॉट 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 एंड होगा ईपीएस पर, करेक्ट? ये 10% और ये 100%। सच में अगर ऐसा है तो मेरा कंबाइन लेवरेज कितना हुआ? 10 टाइम्स हो गया दोस्तों। 10 टाइम्स कंबाइंड लेवरेज का मीनिंग क्या हुआ? 1% चेंज इन सेल्स लीड्स टू 10% चेंज इन ईपीएस। ऑल ऑफ यू, ईपीएस को मुझे 0 करना है, 100% चेंज। सेल्स को मुझे 10% से नीचे लाना पड़ेगा। फिर से एक बार सुन लो, ईपीएस मुझे 0 करना है, कितने परसेंट से चेंज करूंगा? 100% से। तो उस केस में मेरा परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना होगा? 10% होगा सिर्फ, बराबर कि नहीं? चलो, आपका डीसीएल 40 टाइम्स है, 40। एग्जांपल चेंज हो गया, बोलो अभी डीसीएल कितना है? 4040, और मुझे ईपीएस को 0 बनाना है। यस, कितना? 2.5% से सेल को चेंज कर दो सर।
सेल को सिर्फ 2.5% से डिक्रीज कर दो, आपका ईपीएस सीधा 0 बन जाएगा। सुनो जिनको नहीं समझा अच्छे से, 1% इधर चेंज, उधर 40% चेंज, इधर 100% चेंज रहेगा, तो इधर कितना 2.5 ही आएगा ना आंसर। समझे क्या? क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, ऑफ कोर्स लॉजिक यही है। ओके मैंने कितने सारे कल एग्जांपल्स डिस्कस किए आपके साथ, वो सब एमसीक्यू बनकर आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये इतने से चेंज हुआ, वो उतने से, तो आपका लेवरेज कितना, आपका लेवरेज दिया रहेगा, एक पर्टिकुलर चीज इतने से चेंज करनी, तो पहली चीज कितने से चेंज करनी पड़ेगी। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, ऑब्वियसली लॉजिक विल रिमेन सेम। नाउ कमिंग टू कंबाइंड लेवरेज, आपका डीसीएल को डीटीएल भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज इज आल्सो कॉल्ड एज डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज। इसका फॉर्मूला परसेंटेज चेंज वाला क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। या फिर दो चीजों को आपने बॉक्स में डाला है, दोनों के ऊपर और दोनों के नीचे। तो ऊपर क्या है, फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या है, कंट्रीब्यूशन है, नीचे क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के नीचे क्या है, ईबीटी। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी विल बी योर आंसर। एक भी जगह आपको पीछे देखने की जरूरत गिरी? क्या आपने आपके टेक्स्ट बुक में जो जगह छोड़ी थी वहां पर लिखा फॉर्मेट पूरा? क्या उसी में मेरे साथ लिख रहे थे? लिख रहे थे, कोई बात नहीं। नोटबुक में लिखना स्टार्ट किया विदाउट देखे? कहीं तो विदाउट देखे लिखा क्या लेवरेज इसको? फॉर्मूला बुक अपडेट कर रहे हो? देखो आज आसान है, एकदम इजीली हो जाएगा। 5-7 फॉर्मूलेज है, 10 फॉर्मूलेज हुए अभी तक। जब 120 फॉर्मूलेज हो जाएंगे ना, और एक साथ याद आएगा ना, फॉर्मूला बुक नाम की कोई तो चीज सर ने बोला था, तब नहीं कर पाओगे आप। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम का 1 दिन 1.5 दिन जो मिलता है आपको पहले, वो इमेजिन करो। एफएम विथ एसएम, और जस्ट खत्म हुआ ऑडिट का एग्जाम, 1.5 दिन बाद आपको आपका दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। एक पेपर है, दोनों सब्जेक्ट है, इतने सारे एफएम के फॉर्मूलेज है, फटाफट रिवाइज करना रहेगा। चार्ट बुक प्रिंटेड है, कलर्ड चार्ट बुक है, बट प्रिंटेड है, उसके वर्सेस आपके हाथ से लिखे फॉर्मूलेज है। क्या जल्दी रिवाइज होगा? आपके हैंड राइटिंग से लिखे हुए फॉर्मूलेज। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या करना चाहिए आपने अभी से? फॉर्मूलेज लिखना चाहिए। और सिर्फ फॉर्मूला बुक मेंटेन करके मत छोड़ो, सिर्फ फॉर्मूला बुक अपडेट कर दिया छोड़ दिया। जब जब आप फॉर्मूला बुक अपडेट कर रहे हो, पीछे नजर डालो, ग्लांसिंग करो फॉर्मूलेज की, क्योंकि आपका माइंड भी फीफो पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप चैप्टर नंबर 1 खत्म हुआ, चैप्टर नंबर 4, 5, 7 जब खत्म होगा ना, तो 2 में क्या पढ़ा था याद नहीं आएगा। बट अगर आप क्यूमुलेटिव रिवीजन दोगे माइंड को, तो डेफिनेटली याद आएगा। दैट्स द रीजन वी आर गोइंग टू कंडक्ट टेस्ट ऑल्सो। जैसे आपका चैप्टर 2 खत्म होगा, आपको एफएम क्वेश्चनियर सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा। एफएम क्वेश्चनियर का टाइम खत्म, एफएम क्वेश्चनियर का डिस्कशन होगा, और तुरंत अगले दिन आपका टेस्ट होगा। समझे? फॉर एग्जाम्पल आज आपका खत्म हो गया लेवरेज, डरो मत, खत्म नहीं होगा इतनी जल्दी, बट हो गया। सपोज एफएम क्वेश्चनियर के लिए मैं आपको 2 दिन दूंगा, 2 दिन बाद 3rd लेक्चर में, मतलब आज से क्वेश्चनियर डिस्कशन पूरा रहेगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चनियर विल बी डिस्कस्ड विथ यू, बट उसके तुरंत अगले दिन आपका एग्जाम। आपके एग्जाम्स चलेंगे, और आपके एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं? जब आप 3rd चैप्टर पढ़ रहे हो, जो आपका 1st और 2nd का एग्जाम होगा। जब आप शायद 5th पढ़ोगे, तब आपका 3rd एंड 4th का होगा। समझे क्या? तो इस तरीके से जैसे जैसे सिलेबस आगे जाएगा, पीछे के टेस्ट आप देते जाओगे। आपके पूरे टेस्ट होने के बाद एंड में मैं आपका फुल सिलेबस का भी टेस्ट लेने वाला हूं। एंड ऑफ कोर्स, जैसे आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला, May 24 सपोज टू बी द टफ एग्जाम, उसका पेपर सॉल्व करेंगे अपन, और वो भी तुम सॉल्व करोगे मेरे साथ। मैं आपके सॉल्यूशंस आने के बाद, जैसे यहां पर अभी फॉर्मूला लिख रहा हूं, वैसे लिखूंगा। आप बोलोगे सर ये लो, ये माइनस करो, ये करो, ऑटोमेटिकली आप सॉल्व करते जाओगे, डिस्कशंस होते रहेंगे, और इसके बेसिस पर May 24 एग्जाम का पेपर क्लास में खत्म करेंगे हम लोग। और आप देखोगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, हार्डवर्क। आपके क्लास में
अप्रोक्सीमेटली 700 लोग हैं सपोज एग्जाम्पल। क्या ये एग्जाम जो जनवरी 24 देंगे, सपोज सब लोग जनवरी 24 दे रहे एग्जाम्पल 25, तो 25 जनवरी में एग्जाम में सब लोग पास होने वाले, सब लोग पास हो जाएंगे। अगर ऐसा रहता ना तो इधर 700 नहीं रहते, इधर 7000 लोग रहते कम से कम। सब लोग बोलते सर कुछ भी कर लो एडमिशन दे दो, क्योंकि आपके पास एडमिशन लिया मतलब पक्का पास होने वाले। 700 के 700 ऑनेस्टली बोलो पास होने वाले हैं क्या? नहीं होने वाले, ये बात मुझे भी मालूम है और उससे बेटर आपको भी पता है। लेट्स बी रियलिस्टिक, इमोशनल मत सोचो। नहीं सर हम तो हो जाएंगे ना सर, आप हो ना सर, मैं हूं, बट आप सोचिए कि 700 अपियर कर रहे एग्जाम, ये पूरे 700, और 700 के 700 पास हो रहे। ऐसा हो सकता है क्या रियल में? इम्पॉसिबल है ये, इम्पॉसिबल है ये। और ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे रीजन है। ये देखो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में अभी सपोज, इनको तो गिने ही नहीं अपन ने, और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो घर बैठे लोग, वो उधर वो स्क्रीन में दिख रहे हैं। हाँ, ये कैमरे को बोल रहा हूं मैं। हाँ, तो ये लोगों को गिना ही नहीं है। पूरा मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 3000 लोग एक के आसपास रहेंगे सिर्फ अभी 1 महीने में, जो मेरे से पढ़ना चालू कर देंगे। क्या लगता है आपको ये सब लोग पास हो जाएंगे? मगर इनमें से जो मेहनत करेंगे ना, ऑलमोस्ट 30% लोग से 40% लोग, 100% ये लोग पास होने वाले हैं। 30 से 40% रिजल्ट ऑलमोस्ट आता है अपना। क्या होता है ऐसा जो 40% लोग पास होते हैं, रिमेनिंग 60 नहीं होते? क्या मैं ऐसा कोई फेवरेटिज्म करता हूं, इन पे ही ध्यान देता हूं, उन पे नहीं देता हूं? मेरी क्लास में तो उधर पहले नजर रहती है, कॉर्नर वाले लोग पहले मेरे रडार में रहते हैं। उधर ध्यान दे रहे हो क्या भाई? सुना रहेगा आपने, देख ध्यान से सुनो। कोई फेवरेटिज्म अपनी क्लास में होता नहीं है। आपको भी पता नहीं है कि आपके क्लास में मेरा रिलेटिव है बोलकर, और एंड ऑफ द बैच तक पता नहीं चलेगा कि मेरा मामा चाचा का लड़का आपके साथ सीए कर रहा होगा। तो बिलीव मी, जितने हक से आपको डांटूंगा ना, उससे डबल हक से उसको झापूंगा क्लास के अंदर। ये फैक्ट है। और इधर विनोद सर के अगर कोई रिलेटिव रहेंगे ना, तो उनको तो पहले और झापूंगा। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट जोकिंग। उनके रिलेटिव रह चुके हैं अपने बैचेस में, और इतना झापे हुए, इतना झापकाए हुए कि कोई लिमिट नहीं है। पहले दूसरे बैच के वक्त, पहले दूसरे वक्त ही झाप खाने के अपने समझ गया उनको कि भाई अपन कोई छूटने वाले नहीं है। मेरे रिलेटिव को भी वो लोग झापते पहले। इनफैक्ट हमारे रिलेटिव तो पहले हमारे रडार में रहते। रीजन बहुत सिंपल है भाई, यहां पर सब लोग तुम हमारे लिए इक्वल हो। अगर कोई सोच रहा होगा इसका भाई उसकी बहन प्रिविलेज लेकर आए ना, तो तुमको पहले दिन हम जमीन पे लेके आते। अब ये सोचिए 40% लोग पास हो रहे हैं, 60% लोग पास नहीं हो रहे, तो क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रही है 60% लोग? नंबर 1, लेक्चर्स ही नहीं देखते, नहीं सुनते, नहीं देखते। लेक्चर के वक्त बाजू वाले से टाइम पास करते। ध्यान इधर होना चाहिए, ध्यान उधर होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, होमवर्क। पॉइंट नंबर 3, फेस टू फेस से धीरे धीरे बैकअप पे शिफ्ट, बैकअप से लाइव स्ट्रीमिंग पे, लाइव स्ट्रीमिंग से धीरे धीरे रिकॉर्डेड पे शिफ्ट, रिकॉर्डेड से धीरे धीरे बैकलॉग पे चले जाते। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, ये सब बैचेस भी अच्छे से किए, होमवर्क भी किए। अब प्रॉब्लम क्या है, इनकी तारीफ चालू हो गई क्लास में। हर कोई बोलता है तेरा तो क्या हो जाएगा, तू तो क्या पहले दिन से प्रेजेंट है, तेरा तो क्या क्लास में आंसर भी दे रहा है। ये बेचारे को स्टडी लीव में कोई बोलने वाला नहीं रहता, वो सोचता है मैं तो बहुत भारी। जो लोग क्लास में नहीं पढ़ते थे वो दिन रात पढ़ रहे, ये सोच रहा है मुझे तो सब आता है। बस ओवर कॉन्फिडेंस चला गया। ऐसी चीजें होती है आपके साथ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट डे से कंसिस्टेंसी। जिसने लास्ट डे ऑफ क्लास नहीं बोल रहा हूं, लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन, मेरा ही पेपर लास्ट होता है वैसे भी, वहां तक जिसने कंसिस्टेंसी रखी ना, जनवरी के एग्जाम का लास्ट पेपर 5 बजे तक का कंसिस्टेंसी चाहिए आपकी तरफ से। बिलीव मी, 5:15 को आपको कोई काला कुत्ता नहीं पूछेगा कहां टाइम पास कर रहे हो, कहां टाइम पास कर रहे हो, कोई नहीं पूछेगा आपको। उस टाइम पर जितना सैक्रिफाइस अभी कर रहे हो ना, सब वसूल कर लेना। मगर तब तक के लिए थोड़ा डिसिप्लिन में रहो, थोड़ा कंसिस्टेंसी में रहो। सैक्रिफाइसेस ऐसे छोटे मोटे करने के पीछे सोचो भी मत।
क्लास बंक कर लेते हो, आपके लिए इजी डिसीजन होता है, इजी इजी। इसीलिए मैंने इस बार बैकअप सिर्फ 1 टाइम वॉच का दिया है, जितना ड्यूरेशन उतना ही, और वो भी पूरे बैच का नहीं दिया है। पूरा बैच 130 आवर्स करेगा, मैंने 100 आवर्स दिया है। अगर 140 हुआ ना तो भी आपका बैकअप जो रहेगा फेस टू फेस वालों का वो 100 ही रहेगा, क्योंकि आपको वो बैकअप दिया है। बैकअप को बैकअप के तौर पे यूज करो, तुम्हारे लिए वो मेन स्ट्रीम कब बन जाता है समझता नहीं है। और वैसे भी फेस टू फेस का आपको पता है प्रीमियम फीस वाले लोग हो तुम, तो प्रीमियम फीस भरिए तो प्रीमियम वसूल करना भी जानो ना। एक जगह एक फ्लाइट का टिकट क्या अपन प्रीमियम ले लेते, अपन ऐसे पैर फैला के बैठते पार्टी, हाँ उसमें वसूल कर लोगे। एक डिनर में तुम एक्स्ट्रा इतना पैसा वसूल करोगे। एक काम करो, एक रैंक लेकर आओ, ऑल इंडिया रैंक लेकर आओ फेस टू फेस वालों। मैं बोलता हूं मैं आपको एक्सक्लूसिव डिनर पे ले जाऊंगा। एक्सक्लूसिव डिनर में सिर्फ फैकल्टी, विनोद सर, मैं, विशाल सर, हम लोग रहेंगे और तुम रहोगे। जिसका रैंक आएगा वो रहेगा। पहले स्टेशन वगैरह वो सब अलग रहेंगे, ये सब मेरी तरफ से रहेगा, डोंट वरी। और अगर पार्टी 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 तो होगी रे, ग्रैंड पार्टी करेंगे, बट उसके अलावा आपके स्कोर्स। और एक और बात, अगर आप ऑल इंडिया रैंक लाते हो एफएम में इधर बढ़कर, तो आपको सीए फाइनल का एएफएम पूरा फ्री दे दूंगा मैं, पूरा फ्री दे दूंगा मैं। अब तो वसूल हुआ आपका फाइनल फेस टू फेस वाले फीस। और ये जो कंडीशन है सिर्फ फेस टू फेस के लिए नहीं, जीडी के लिए भी रहेगा, जीडी के लिए भी रहेगा, समझे? यस, ऑनलाइन वालों के लिए भी रहेगा, सबके लिए रहेगा, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आज से सिंसियरिटी से क्या करोगे, हर चीज क्लास से लेके क्लास वर्क से लेकर आपका फॉर्मूला बुक से लेकर हर चीज करोगे। फॉर्मूला बुक जब जब अपडेट करोगे पीछे के फॉर्मूलेस रिवाइज कर कर आगे बढ़ोगे। पहले अपडेट कर दो फिर रिवाइज करो, या पहले रिवाइज करके अपडेट करो, आपकी मर्जी। और वो भी थोड़ा टाइम गैप होना चाहिए आपके क्लास के और फॉर्मूला बुक अपडेशन के अंदर, एक 2-4 घंटे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सोने के पहले आप अपडेट किया करो। रीजन बहुत सिंपल है, अब भी क्लास हुआ, अभी ये पूरा रिवाइज हुआ, और तुरंत आप बीच में ब्रेक में अगर अपडेट कर दोगे फॉर्मूला बुक, कोई यूज नहीं है, इट्स अ फॉर्मेलिटी। रात में सोने के पहले अपडेट करोगे, आप रिकॉल करके अपडेट करोगे, और आपके माइंड को सिग्नल मिलेगा याद है क्या भाई बोल, और तब रिकॉल करके लिखना अलग बात होती है। प्रॉमिस करते हो खुद को, करोगे ना? और लेट मी टेल यू, इंटर में रैंक लाने के लिए कोई प्री रेक्विजिट नहीं कि आपका फाउंडेशन रैंक आना चाहिए, 12th रैंक आना चाहिए, 10th रैंक आना चाहिए। जिनका 10th-12th रैंक आया ना वो इंटर में फेल भी हुए, और जिनका वहां पे वांदा था ना 70-80% के लिए भी, वो इंटर में रैंक के साथ पास हुए। इट्स ऑल हियर एंड हियर। द डे यू डिसाइड कि आपको करना है, बस समझ जाना वो चीज होती है, आपको बस कंसिस्टेंसी से वो उसकी तरफ आगे बढ़ना होता है। प्रायोरिटीज डिफाइन करो और हर चीज करो, ठीक है। चलिए, ये डीसीएल का फॉर्मूलेस दोनों हो गए। थर्ड फॉर्मूला डीसीएल का क्या रहेगा, दोनों लेवरेज यूज कर कर, बोलिए, डीओएल इंटू डीएफएल। और इसको मैंने मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया था आपको। यस दोस्तों, तो ये आपके पूरे लेवरेजेस के कितने फॉर्मूलेस हो गए, 7। और एक 8वां फॉर्मूला अपन ने डीओएल का कल लास्ट में बोला था, याद होगा तो। ये सभी किसी ने बोला इधर से, डीओएल इज इक्वल टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। याद आया क्या ये? जब आपके मेन पेज पे जाओ, नोट्स में मेन पेज पे जहां पे आप फॉर्मूला लिख रहे हो ना, नोट्स में मेन पेज पे, पेज नंबर 13 है क्या वो, 18 पर जाओ, डीओएल डीसीएल डीएफएल लिखा था, इधर और करके लिखोगे आप, डीओएल इज इक्वल टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। डीओएल इज इक्वल टू 1 अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसके बारे में डिस्कशन बाकी था, याद है कल पूरा डिस्कशन किया था, इनफैक्ट लिखना बाकी था, और मैंने बोला था मैं रिवाइज करवाऊंगा आपसे, फिर आपको लिखने का मौका दूंगा। तो आइए, आपके नोट्स में जगह दिया है यहां पर,
एक्स्ट्रा पेज, पेज नंबर 37, एक्स्ट्रा पेज, पेज नंबर 37 पे आ जाओ। बोलिए आगे पेज नंबर 37 पे, यहां पर आप लिखोगे क्वेश्चन, should the DOL of a firm, should the DOL of a firm be high or low preferred? कल क्या बोला था अपन ने? लो प्रेफर्ड। कितना लो होना चाहिए? सबसे लो होना चाहिए क्या? नहीं, ये इतना लो रखना चाहिए दैट देयर शुड बी सफिशिएंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नीचे लिखो DOL should be low preferred such that DOL should be low preferred such that there should be sufficient margin of safety, MOS, ब्रैकेट में लिख दो MOS। व्हाट इज MOS? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नीचे लिखो इफ DOL अप एरो इज इक्वल टू, फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा? अप एरो हाई हो जाएगा। अगर आप बोल रहे हो DOL हाई है तो फिक्स कॉस्ट भी हाई हो जाएगा, और अगर फिक्स कॉस्ट हाई होगा दोस्तों तो आपका टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज समेशन ऑफ TVC एंड TFC। तो TFC बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली TC भी बढ़ेगा ना। तो टोटल कॉस्ट अगर हाई हो गया तो ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डोंट वरी। ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर जा रहा है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी नीचे आती है, रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। If DOL is high, fixed cost is high, total cost will be high, break even point will go up, margin of safety will come down, and automatically risk will increase. इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लो। जीरो सेल्स लेवल, ये सेल्स चार्ट है हमारा, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था, ब्रेक इवन सेल्स। यहां इतनी ऊपर हमारे एक्चुअल सेल्स थे, और इन दोनों के गैप को हम बुलाते थे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब जैसे कि आपने ऊपर लिखा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल गो अप, तो ऑटोमेटिकली अगर आप फिक्स कॉस्ट बढ़ा दोगे टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, टोटल कॉस्ट बढ़ने से ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर शिफ्ट होगा, तो आपका न्यू ब्रेक इवन पॉइंट सपोज इधर आ गया, न्यू BEP। ऊपर आने की वजह से अब इतना सा गैप जो है इसको क्या बुलाएंगे? न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। न्यू मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना कम बचा? ऑब्वियसली रिस्क क्या हो गया? ज्यादा हो गया ना सर। रिस्क क्यों ज्यादा होगा सर? मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना कम है उतना रिस्क बढ़ेगा, बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नीचे क्या होता है? लॉस। सॉरी, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे क्या होता है? लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या होता है? प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, सबका ध्यान है? ब्रेक इवन पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर क्या है? प्रॉफिट है। ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे क्या है? लॉस है। आप क्या कर रहे हो? आपका गैप आप कम कर रहे हो। अगर आपका गैप कम हो रहा है इसका मतलब एक्चुअल सेल थोड़ा भी वोलेटाइल हुआ, थोड़ा भी चेंज हुआ तो आपकी कंपनी लॉस में चली जाएगी।
क्या ये सिचुएशन आपके लिए अच्छा है? क्या रियल लाइफ में सेल्स फ्लक्चुएट होते हैं? यस ऑफ कोर्स होते। सिंपल है ना। देखिए एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा नेक्स्ट बैच भी इतना बड़ा रहेगा? इससे भी बड़ा रह सकता है, बट इससे छोटा भी रह सकता है। तो इसका मतलब कहना है इससे मेरा सेल फ्लक्चुएट हो सकता है। तो मैंने एज अ कंपनी क्या करना चाहिए, एज एन एकेडमी क्या करना चाहिए? मैंने मेरे कॉस्ट को मेरे सेल्स तक ले जाना चाहिए क्या? ताकि थोड़ा भी मार्जिन रहेगा चलेगा, बट अपना एकदम बड़ा कॉस्ट है और अपन क्या करेंगे और बड़ा बिजनेस करेंगे। ऐसा कर सकते क्या? मुझे एक्सपेक्टेशन है अगले बैच में ना 2000 लोग फेस टू फेस में आएंगे, और ये सोचकर मैंने 2 क्लासरूम सामने के भी और रेंट पे ले लिए। ऐसा सोचकर चलता है क्या बिजनेस? ऑब्वियसली नहीं चलेगा ना। इससे क्या होगा सर? इससे मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा, मेरा टोटल कॉस्ट बढ़ेगा, विद द एक्सपेक्टेशन दैट 2000 स्टूडेंट्स आएंगे, बट एक्चुअली जो स्टूडेंट्स आए वो 700 की जगह 600 आए या 700 के नजदीक ही आए, बट मैंने मेरा टोटल कॉस्ट क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब क्या हुआ? अब मेरा टोटल कॉस्ट इतना नजदीक चला गया है सेल्स के कि मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही कम बचा, या कभी कभी तो ऐसा हो सकता है कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट ऊपर चला गया है, तो मेरे लॉस हो रहे हैं। इज इट गुड फॉर माई बिजनेस? नो। इस तरीके से बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो ऑपरेटिंग में क्या ध्यान रखेंगे? फिक्स कॉस्ट शुड बी लेस। कितना? दैट देयर शुड बी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको मुझे पता है एडवांटेज किसका लेना है? फिक्स कॉस्ट का लेना है। आपने और मैंने साथ में क्या पढ़ा कि सेल्स जब बढ़ते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता है, एडवांटेज कुछ नहीं मिलता है। बट जब फिक्स कॉस्ट सेम रहता है तो ईबीआईटी ज्यादा बढ़ता है, एडवांटेज मिलता है। ये पढ़े अपन ने। फिक्स कॉस्ट सेम रहने की वजह से ये हुआ। इसका मतलब बिजनेस में फिक्स कॉस्ट जरूरी है क्या? यस। बट कितना फिक्स कॉस्ट लोगे? इतना फिक्स कॉस्ट रखो दैट देयर शुड बी अ सफिशिएंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आई होप यू अंडरस्टूड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑल ऑफ यू। तो कैसे देखो लेवरेज का चेहरा बदल रहा है। पहले लेवरेज जो था वो एडवांटेज था, अब धीरे धीरे लेवरेज कैसा दिख रहा है? रिस्क दिख रहा है। तो अपन लेवरेज को दोनों एंगल से पढ़ते हैं, एडवांटेज से भी पढ़ते हैं और रिस्क से भी पढ़ते हैं, है कि नहीं? ऑल ऑफ यू। नाउ व्हाट डू यू थिंक दोस्तों कि आपका फाइनेंशियल लेवरेज कैसा होना चाहिए? यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसके नीचे फाइनेंशियल लेवरेज का डिस्कशन कर रहे हैं। फाइनेंशियल लेवरेज आपको कैसा चाहिए? फाइनेंशियल लेवरेज सर इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली उधर का लॉजिक भी वही रहेगा सर, जितना इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा रहेगा उतना डीएफएल ज्यादा आएगा। इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा तब रहता है जब डेट ज्यादा रहता है। डेट ज्यादा कब चाहिए? डेट ज्यादा कब चाहिए? इन लोगों से हम लोग बिंदास पैसा कब लेंगे? If rate of interest is less than what? Less than what? If rate of interest less मतलब इनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़े तो बिंदास इनसे पैसा ले लो, बट भैया किससे कम? रेट ऑफ रिटर्न्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए इनका पैसा लेकर हमने तिजोरी में रखा है क्या? कोई ड्रॉअर में रखा है? बिजनेस में लगाया है। बिजनेस से हम क्या कमा रहे हैं? रिटर्न्स कमा रहे हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न अगर मेरे बिजनेस का ज्यादा है और इनसे लिए हुए पैसों का कॉस्ट अगर कम है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। क्या बोलते बोलो? फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। और अगर मेरा ऐसा सिचुएशन है कि मैं इनका पैसा लेकर बिजनेस में लगा रहा हूं, 20% कमाई हो रही है और इनको पे करना पड़ रहा है 9%, तो इनसे और पैसा लेने में प्रॉब्लम है क्या अपने को? नहीं है। बट अगर इनको पैसा देना पड़ रहा है, रिटर्न देना पड़ रहा है 19% का, और बिजनेस में इन्वेस्ट कर अगर 10% रिटर्न आ रहे, ये बोल रहे और ले लो पैसा, लेंगे अपन? नहीं लेंगे। कुछ समझा? डेट एक कंपनी ने कब ज्यादा रखना चाहिए? लोन एक कंपनी ने कब बढ़ाना चाहिए? जब रेट ऑफ रिटर्न्स ज्यादा है। किससे?
रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रहा है सिचुएशन? अरे बहुत सिंपल एग्जांपल है। सपोज जैसे कि आपका नाम क्या है? अली ना? अली मेरे पास आया और मेरे को बोलता है सर वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि सर ये क्लास का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, बट फिर भी आप हेल्प करोगे क्या सर? मैंने बोला प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, हर पर्सनल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते ना अपन। तो अली बोलता है ठीक है सर, मैं आपको बोलता हूँ प्रॉब्लम क्या है, प्लीज़ हेल्प कीजिए सर। वो बोलता है कि मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ स्टेशन है, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मुझे पैसा चाहिए और ऐसा ऐसा सिचुएशन है, पैसा बहुत ज़रूरी देना, बट हमारा वहाँ से पैसा नहीं आ रहा है जहाँ पापा मम्मी, तो आप प्लीज़ कुछ कीजिए सर, मुझे 1 लाख रुपए 1 महीने के लिए दे दीजिए सर, प्लीज़ सर। जेन्युइनली पूरा फैक्ट्स वेरीफाई किया हमने, जो वो बोल रहा है ईच एंड एवरी एलिमेंट सही है क्या, और एक्चुअली सही निकला। मैंने बोला ठीक है अली ले ले, 1 लाख रुपए ले ले, और क्योंकि मैं फाइनेंस का प्रोफेसर हूं, मैंने बोला मैं फ्री ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्री नहीं रख सकता हूं। एक्चुअली मुझे उसको कोई एहसान नहीं करना था, इसलिए मैंने ऐसा दिखाने के लिए उसको क्या बोला, 4% ईयरली इंटरेस्ट दे। ऑब्वियसली तू महीने भर में वापस दे, बट ईयरली रेट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। क्यों 4%? 4% का बहुत भारी है क्या? मुझे बस बताना था उसको कि मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, ठीक है ले ले पैसा, इंटरेस्ट से ले ले, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा? 4 सिर्फ। और अली को मैंने क्या कर दिया, पैसा दे दिया 1 लाख। तुम्हारा नाम क्या है? हर्ष। अली मेरे से पैसा लिया, प्रेस्टीज पॉइंट से नीचे जाए, फर्स्ट फ्लोर पर ही हर्ष मिल गया उसको, और हर्ष बोलता है अरे अली एक बंडल थे ना ऐसे 2 50-50 हजार, तो बोले पैसा कहाँ से लाया इतना? तो बोले अरे प्रशांत सर थे, वो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, सर से लिया, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया सर ने। ठीक है, अब हर्ष बोलता है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। सुनना अली भाई, एक बिजनेस प्लान है, हाँ अपन ये पैसा ना 14% से इन्वेस्ट करेंगे, एकदम सेफ है इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू आके देख ले लगा। तो ये अली बोलता नहीं यार सर के पैसे ऐसे क्या कर रहे हैं? तो बोले तू आ ना भाई मेरे साथ, तू देख, अगर तेरे को सेफ लगेगा तो इन्वेस्ट करेंगे अपन, और जो भी रिटर्न आएगा आधा तेरा आधा मेरा, राइट? अली के मन में लड्डू फूटा। अली सोचा कि नहीं यार जाके देखते तो क्या है, ये 10% का प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा सर को देना है 4 और मिल रहा है 14। गए दोनों उधर जहां पर भी बैंक में इन्वेस्टमेंट करना था, पूरा डिटेल वेरीफाई किया, अली ने ईच एंड एवरी चीज चेक करी, और अली बोलता है जाने दे यार, लगा देते पैसा, 1 महीने का रिटर्न तो आएगा, 10% ईयरली है ना, तो डिवाइड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ के हिसाब से उसको जो मिलना था मिल जाएगा ना। यस, उसने इन्वेस्ट कर दिया। अब हर्ष भाई बोलता है, अली भाई बोलता है, अली फिर वापस आते रहता अपने घर के साइड, प्रॉब्लम गया तेल लेने, अली को तो दूसरा ही लॉजिक समझ रहा है अभी, अली के मन में दूसरा लड्डू फूटा। अभी अली सोच रहा है अभी हर्ष तो चला गया, एक काम करता हूँ प्रशांत सर अभी भी उधर ही रहेंगे, सर के पास जाके और पैसा लेके आता हूँ। अब वो मेरे पास आता है, मेरे को बोलता है सर सुनो ना, मैं अपना काम कर रहा था ऑफिस में, नोट्स बना रहा था, सर 1 मिनट सुनो ना, आपके पास कितना पैसा है? मैंने बोला ये क्या हो गया इसको, अभी तो 1 लाख दिया था आधे 1 घंटे पहले। तो मैंने बोला अली सब ठीक है ना? तो बोले नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलिए ना सर आपके पास कितना पैसा एक्स्ट्रा है, मैं आपको ना सर 4 नहीं 6% दूंगा सर, 6% ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो सर, मगर बोलो आप कितना पैसा बोल दो, सब दे दो सर। मैं बोला यार देख अली, तू अगर ऐसा पूछ रहा है कितना पैसा है कि 6% दे दो, तो 6% में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ अगर तेरे को एक्चुअल में जेन्युइनली पूछना है तो मैं 16% से तेरे को कितना पैसा चाहिए दे सकता हूं, तू बोल कितना चाहिए। बिजनेस ही कर रहे तो बिजनेस की बात करेंगे ना। मैंने बोला 16% से पैसा दूंगा, अब तू बता तेरे को कितना चाहिए, मैं उतना देने को तैयार हूं। तो क्या करेगा अली? लेगा? नहीं लेगा। अरे वो बोलेगा सर मैं मजाक कर रहा था, ऐसे ही आ गया था, आपको थैंक यू बोलना भूल गया था सर, है थैंक यू सर, चलो बाय सर, बाय बाय। है लिया क्या उसने पैसा? लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 16% से मेरे से लेगा और 14% से इन्वेस्ट करेगा क्या, ऑब्वियसली उसको सीधा सीधा 2% का लॉस हो जाएगा। 1 रुपया भी नहीं लिया उसने मेरे से। बट अगर जेन्युइनली मैं 6% से देता और मैं बोलता ये ले अली 10 लाख है मेरे पास, तो लेता वो? 1 करोड़ है अली ले ले, लेता क्या वो? यस। प्रॉब्लम क्या है, 6% से आ रहा है, 14% से इन्वेस्ट करना है, पूरा प्रॉफिट उसका है। मगर जैसे ही मैंने 16% बोला, उसने 1 भी रुपया नहीं लिया।
इससे कुछ आपको आपके रिटर्न्स और कॉस्ट का लॉजिक समझ रहा है क्या? अब ऐसे केस में आप बोलोगे जहां पे आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो डेट से पैसा लो। कितना? जितना मिलता ले लो। डेट बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिटर्न्स ज्यादा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। क्या वर्डिंग यूज किया था मैंने, इसको क्या बोलते? फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। बोलो एक बार सब लोग, फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज बोलते इसको। बट अगर रिवर्स सिचुएशन था 16% एंड 14% वाला, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज बोलते, और उस टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा था और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम था, तो डेट कैसा रखना चाहिए आपने? लेस, जीरो, कम से कम, मगर बढ़ाओ मत डेट को। तो कहने से इसका मतलब डीएफएल अगर फेवरेबल है तो हम डेट ज्यादा ले सकते हैं, जैसे अदानी ग्रुप कर रहा है। अदानी ग्रुप आप देखिए कितना डाइवर्सिफाई कर चुका है, कितने रेट से एक्सपेंशन किया उन्होंने, पूरा डेट का पैसा है, खुद के शेयर्स प्लेज कर कर डेट लिए उन्होंने, और डेट पर डेट लेकर कंपनी को बढ़ाया आगे, री इन्वेस्टमेंट ऑफ मतलब डेट डेट ले लेकर आगे बढ़ रही है कंपनी। बट डरने की जरूरत क्यों नहीं थी? मोदी जी साथ ऐसा मत बोलो कुछ भी। हाँ, रिटर्न्स ग्रेटर थे और इंटरेस्ट का रेट कम था। रिटर्न्स क्यों ग्रेटर थे? लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, बराबर है ना? हर कॉन्ट्रैक्ट अदानी को ही क्यों मिलेगा, एयरपोर्ट्स अदानी को ही क्यों मिलेंगे? ऑब्वियसली रिटर्न्स उसकी वजह से बढ़ते हैं, उसके अंदर नहीं है तो बेटर है। अपन रिकॉर्ड हो रहा है ये बैच, ठीक है? तो यहां पर बहुत सिंपल लॉजिक है, रिटर्न्स ज्यादा थे और डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था। जितना लोन लोगे उतना फेवरेबल लेवरेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक बात याद रखिए, इनके पैसे जितने ज्यादा लूंगा ना, बेनिफिट किसका होगा? प्रेफरेंस वालों का, डेट वालों का, कि इक्विटी वालों का? किसका? इक्विटी वालों का। सर इक्विटी वालों का क्यों होगा सर? इनको फिक्स रेट से दिए, अब एक्स्ट्रा रिटर्न आफ्टर पेइंग टैक्स टू गवर्नमेंट किसको मिलता है? इक्विटी वालों को। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सर? जितना भी तुम एक्स्ट्रा रिटर्न डेट के पैसों पर कमा रहे हो, जिसका बेनिफिट किसको पास ऑन हो रहा है? इक्विटी वालों को। इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और ये जो कंडीशन की वजह से ये होता है उसको बुलाते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। डरो मत, ये पहली बार जिंदगी में सुन रहे हो तुम, बार बार रिपीट होगा, आगे सब समझ जाएगा आपको। अभी आई एम श्योर कि प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी, इनसे डर नहीं लगता, ये नाम आपको क्लियर कंफर्टेबल है। वैसे ही सेम धीरे धीरे आपको ये सब नाम भी कंफर्टेबल लगने चालू हो जाएंगे, ठीक है? तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहली बात, क्वेश्चन लिखो। Should the DFL of a firm should the DFL of a firm be high or low preferred? Should the DFL of a firm be high or low preferred? लिखा? शुड द डीएफएल ऑफ अ फर्म बी हाई और लो प्रेफर्ड। ये क्वेश्चन अभी डीएफएल के बारे में, पिछला वाला क्वेश्चन सेम था बट डीओएल के बारे में था। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, हाई चाहिए या लो चाहिए? एक्चुअली डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है? दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको आरओआई बोलते हैं, आरओआई, व्हाट इज लॉन्ग फॉर्म? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वर्सेस दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको आरओआई नहीं बोलते, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट बोलते हैं, ठीक है? तो यहां पर हम लिखेंगे इट डिपेंड्स ऑन two factors
फर्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम क्या बुलाते हैं, ROI, डिपेंड्स ऑन नंबर 1 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन, किस पर, डेट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। तो पहली चीज ROI और दूसरी चीज डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट। नीचे लिखो DFL should be high preferred if DFL is favorable. DFL should be high preferred if DFL should be high preferred if DFL is favorable, that is, बोलिए, ROI is greater than rate of interest on debt. ROI is greater than rate of interest on debt. नीचे लिखिए whereas DFL should be low preferred DFL should be low preferred if DFL is unfavorable. DFL is unfavorable. DFL unfavorable कब बनता है? ROI is less than rate of interest on debt. क्या ये आप बिजनेस से रिलेट कर पा रहे हो? यस और नो? बिजनेस में बैंक आपको लोन देता है, डिबेंचर से आपका पैसा आता है। ये पैसा आप ज्यादा से ज्यादा कब लेते जाओगे? जब आपके रिटर्न्स ज्यादा है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। बट देखिए, ऐसा नहीं होता कि कितना भी ले लो। अपन बोलने के लिए बोल रहे थे जितना देना है दे दो, बट एक्चुअली रेशियो एनालिसिस में जाएंगे ना हम लोग, रेशियो एनालिसिस, उसमें हमको समझता है कि कितना डेट लेना चाहिए। अभी ऐसा समझ लो, ज्यादा डेट लेना कब प्रेफरेबल रहेगा? फर्स्ट केस में, DFL फेवरेबल में, और कम डेट कब प्रेफरेबल रहेगा? सेकंड केस में। इतना ही समझ लो। कितना भी डेट ले सकते हैं, ये बोलने के लिए ठीक है, लिखने के लिए ठीक नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कितना भी डेट ले लेंगे तो कितना भी बोला तो उसके साथ रिस्क होता है, क्योंकि रिटर्न्स की गारंटी होती है क्या? नहीं होती है। समझे? एवरीवन क्लियर? चलिए, तो ये था आपका फाइनेंशियल लेवरेज। तो हमने ऑपरेटिंग लेवरेज पढ़ा, हमने फाइनेंशियल लेवरेज पढ़ा। अब हम एक क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। हमने कल कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे? क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था और 5 सॉल्व किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बराबर, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब आप 7th क्वेश्चन पे आओगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओगे। एकलव्य क्या बोल रहे हैं सर? इसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं ना सर? यस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बिल्कुल सही बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए और 7 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लीजिए। 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कीजिए दोस्तों, सॉल्व इट। वो टेबल को क्या हेडिंग दोगे आप? नाम बोलो, नाम। यस, इनकम स्टेटमेंट, करेक्ट।
इनकम स्टेटमेंट शुरुआत किससे होगी? सेल्स से होगी। लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से शुरू करने का, सेल्स लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से शुरू करने का, इधर से। रीजन बहुत सिंपल है, कैलकुलेशंस रहेंगे तो ब्रैकेट में आगे लिख पाओगे आप। कुछ लोगों को आदत होती है सेल्स उधर लिखते, अमाउंट के बिल्कुल नजदीक लिखते, फिर इधर कुछ आने वाला है क्या? नहीं ना। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर से टेबल शुरू करने का। बोलो सेल्स कितना है? 50,000 माइनस क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट। पूरा लिखो वेरिएबल कॉस्ट। मैंने बोला था आपको वीसी लिखना अलाउड नहीं है। एट द रेट 60% चाहिए तो सेल्स को ए बुला लो, वेरिएबल कॉस्ट को बी बुला लो, तो 60% ऑन ए बोलोगे आप। कितना होगा वो? 30,000। सी पार्ट क्या मिलेगा आपको? कंट्रीब्यूशन। याद रखिए जब ए बी सी लिखते हो, जैसे सीरियल नंबर वगैरह लिखते हो तुम, तब ऐसा प्लस माइनस नहीं लिखने का जरूरत, बराबर कि नहीं? डायरेक्ट इधर ए माइनस बी ऐसा लिख सकते हैं ना, तो ये ऐसा माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं रहती फिर। समझे क्या? बोलो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 20,000। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 12,000। देयरफॉर ई पार्ट EBIT कितना आएगा? 8,000। एक लाइन अभी भी बचा हुआ है आपका, बचा है ना? यस। क्या करना है उधर? ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। बोलिए एफ पार्ट में क्या लिखेंगे? DOL इज इक्वल टू, कैन वी से C डिवाइडेड बाय E? एवरीबॉडी, C डिवाइडेड बाय E। व्हाट इज C? कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज E? EBIT। C फॉर कंट्रीब्यूशन, E फॉर EBIT नहीं बोल रहा मैं, वो सीक्वेंस वाइज बोल रहा मैं। ABCD इधर से देख के बोल रहा हूं मैं। एवरीबॉडी कितना है आपका आंसर? 2.5 के आगे क्या लिखोगे? टाइम्स। 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 2.5 टाइम्स DOL? 1% change in sales will change the EBIT by 2.5%। करेक्ट? ऐसी कंपनी का अगर सेल 10% से बढ़ता है तो, ऐसी कंपनी का सेल अगर 10% से बढ़ता है तो इसका EBIT 25% से बढ़ेगा। 10 इंटू 2.5, 10 इंटू 2.5, 25% से EBIT बढ़ेगा। होप यू आर वेरी वेरी क्लियर। यस। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था जो कि बहुत ही इजी था। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। फाइंड द फाइनेंशियल लेवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये पार्ट 2 ऑल टुगेदर अलग है। ऑफकोर्स फाइनेंशियल लेवरेज पूछा है निकालने के लिए, और आपको नेटवर्थ दिया है 25 लाख, डेट टू इक्विटी दिया है 3:1, इंटरेस्ट का रेट दिया है 20% एंड 12%, एंड आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT कितना दिया है? 20 लाख। तो ये ब्रैकेट में लिखना है, तो आपके समझ के लिए आप लिख सकते हो ये EBIT है। ठीक है? मेरा फॉर्मूला क्या है फाइनेंशियल लेवरेज का? EBIT बाय EBT, इंटरेस्ट के पहले डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट के बाद। बोलो फॉर्मूला क्या बना? EBIT बाय EBT। क्या रेडी है अपने पास? EBIT रेडी है। EBT तक जाना है, सिर्फ एक नंबर चाहिए, EBT का नंबर चाहिए। EBT का नंबर लाने के लिए EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करना होगा। इंटरेस्ट किस पर लगता है? डेट पर। इनटू क्या करते? रेट करते। क्या आपके पास रेट भी रेडी है? यस। क्या रेडी करना है? डेट रेडी करना है। डेट के लिए हिंट दिख रहा है क्या? क्या हिंट है? 3:1 आपका डेट टू इक्विटी रेशियो है। मतलब अगर इक्विटी 1 है तो 3 टाइम उसके डेट है। इक्विटी अगर 1 है तो उसके 3 गुना ज्यादा डेट है। बट इक्विटी कितना है पता नहीं अपने को। ऊपर नेटवर्थ नाम की एक चीज लिखी है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज नेटवर्थ? बोलिए।
एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, नेट एसेट्स, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज जीरो ना, बिकॉज एसेट्स का टोटल लायबिलिटी का टोटल तो एक ही होता है। ले लो माइक, ले लो जरा। बोलिए, कौन बोलेगा? उधर पास करो, उधर पीछे, इधर इधर कर लो, कोई बात नहीं, इधर दो लोग हैं। बोलो सर। जो डेट इक्विटी रहती है वो रहता रिजर्व एंड सरप्लस प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी जो होता है वो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज कॉल्ड एज इक्विटी। ऑल ऑफ यू, एवरीबडी। नेटवर्थ क्या होता है? सेम होता है। नेटवर्थ भी वही होता है। आप लोग, काफी लोग सुनते हो नेटवर्थ इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, नेट एसेट, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलने का, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलने का मतलब क्या हुआ? उसमें करंट लायबिलिटी माइनस हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स माइनस हो गए, मगर शेयर कैपिटल माइनस नहीं हुआ, रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस नहीं हुआ। मतलब इन शॉर्ट पूरे एसेट्स में से अगर बाहर के लायबिलिटी माइनस करेंगे तो ऊपर वाला पार्ट बचेगा नेटवर्थ, और वही तो इक्विटी होता है। देखो बैलेंस शीट, ये देखो, 2 मिनट के लिए मैं रफ में बैलेंस शीट बना रहा हूं आपके लिए, आप भी लिखोगे बाद में, पहले समझ लो। एसेट साइड फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स करेंगे तो टोटल एसेट्स आएगा। इस टोटल एसेट्स को ऑब्वियसली आप इक्वल टू टोटल लायबिलिटी बोलोगे। एवरीवन विद मी? इसमें से आप माइनस करोगे करंट लायबिलिटी, माइनस करोगे लॉन्ग टर्म लोन्स, तो क्या बच रहा है? ये वाला पार्ट, इसको आप बुलाओगे नेटवर्थ। इस नेटवर्थ में क्या बचा सर? शेयर कैपिटल बचा, रिजर्व्स एंड सरप्लस बचा। एग्जैक्टली इसी को बोलते हैं इक्विटी, इसी को बोलते हैं इक्विटी। ऑल ऑफ यू समझे कुछ? तो कैन वी से इसका मतलब इक्विटी अमाउंट इज नथिंग बट नेटवर्थ अमाउंट 25 लाख। यस और नो? शेयर होल्डर्स फंड्स भी बोल सकते हैं ऑब्वियसली, उसको शेयर होल्डर्स फंड्स भी बोल सकते हैं आप। नेटवर्थ इज नथिंग बट शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। सो आपका नेटवर्थ 25 लाख है तो आपका इक्विटी कितना हुआ? 25 लाख। कुछ लोगों को कंफ्यूज होता है, इक्विटी मतलब सर इक्विटी शेयर कैपिटल होता है ना सर, उसको इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते। इक्विटी मतलब क्या हुआ? ओनर्स का पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा, ठीक है। उसमें भी कुछ क्लासिफिकेशन है, आगे जाके आपको समझेगा जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये समझ लेंगे हम लोग कि यहां का ये जो नेटवर्थ है वो इक्वल टू क्या बन गया? इक्विटी बन गया। इक्विटी कितना है? 25 लैक्स। उसका 3 टाइम्स क्या होगा? 75 लैक्स। व्हाट इज 75 लैक्स? डेट। उस 75 लैक्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाओगे? 12%। कितना आएगा? 9 लाख का क्या आया? इंटरेस्ट। 9 लाख के इंटरेस्ट को किस में से माइनस करोगे? 20 लैक्स में से। कितना बचा? 11 लैक्स। क्या है? ईबीटी। ईबीटी, ईबीआईटी में से आए गया ना इंटरेस्ट, क्या बचा? ईबीटी। तो आपका डीएफएल का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी बाय ईबीटी। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख, 1.82 टाइम्स, 1.82 टाइम्स। एवरीवन समझा क्या पूरा लॉजिक? लिखते हैं इसको, ये बैलेंस शीट ड्रॉ करो। Asset side, fixed assets, current assets, total assets obviously will be equal to total liability. Liability side में हम इस total assets में से क्या माइनस करेंगे? Liability side में हम इन total assets में से क्या माइनस करेंगे? External liability में क्या आता है? current liability भी आता है, long term भी आता है। नाम से समझ रहा है? External liability,
बाहर वालों को जो लायबिलिटी पे करनी है उसको हम बुलाएंगे एक्सटर्नल। करंट लायबिलिटी भी बाहर वालों को पे करते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब डिबेंचर, टर्म लोन, ये भी बाहर वालों को पे करते हैं। तो दोनों माइनस करने के बाद जो बचता है उसे नेटवर्थ बोलते हैं आप। नीचे लिखेंगे हम लोग, ये लिख दिया आपने बैलेंस शीट। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एग्जाम में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझना चाहिए इसलिए मैंने वो ड्रॉ किया है। नीचे लिखो अभी, नेटवर्थ इंक्लूड्स शेयर कैपिटल प्लस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेटवर्थ इंक्लूड्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस and equity includes technically speaking listen to me carefully, equity includes equity shareholders funds। क्या बोला? equity shareholders funds। क्या आता है उसमें? शेयर कैपिटल नहीं आता, इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, समझा कि नहीं? और उसके साथ साथ क्या जुड़ता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि वो भी उनका ही पैसा है। रिजर्व्स किसको बिलोंग करता है? इन दोनों को बिलोंग करता है या सिर्फ इनको? सिर्फ इनको बिलोंग करता है, इक्विटी वालों को, क्योंकि इन्होंने तो फिक्स रेट लेके इनका निकल गए, समझे कि नहीं? तो इक्विटी इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो चाहिए तो वो लिख देंगे अपन, इक्विटी इंक्लूड्स इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। हम पहले से क्या अज्यूम कर रहे हैं? हम पहले से अज्यूम क्या कर रहे हैं? देयर आर नो प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स अभी तक पिक्चर में नहीं आए। हम नीचे लिखेंगे अज्यूमिंग नो प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट विल हैपन फ्रेंड्स? Now your net worth will be equal to equity। समझा? नेटवर्थ में कितने आइटम्स आए थे? 3। कौन से 3? इक्विटी शेयर कैपिटल, रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसको मिलाकर शेयर कैपिटल बोला अपने, और रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर मैं बोल रहा हूं प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं, तो नेटवर्थ में 2 ही आइटम बचे, और वही 2 आइटम एग्जैक्टली इक्विटी होता है, समझा? तो यहां पर हम बोलेंगे अज्यूमिंग नो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉमा net worth is equal to equity is equal to कितना अमाउंट? 25 lakhs। क्या लिखा अपन ने? net worth is equal to equity is equal to 25 lakhs। therefore debt is equal to 25 lakhs into 3 इज इक्वल टू कितना? 75 लाख। सर ऐसा क्यों लिख रहे हम? डेट टू इक्विटी रेशियो दिया है ना, कितना दिया है? 3:1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3:1 डेट इक्विटी? अगर डेट 1 है तो इक्विटी 3 है, तो डेट कितना है आपने को पता है? सॉरी, इक्विटी कितना है पता है? 25 लाख। तो इंटू 3 करेंगे तो डेट आएगा ना, कितना आएगा? 75 लाख। देयरफॉर इंटरेस्ट इज इक्वल टू 75 लाख पर 12%, which is equal to 9 lakhs। therefore EBT is equal to 20 lakhs का EBIT माइनस 9 लाख का इंटरेस्ट, कितना बचता है? 11 lakhs। ऑल ऑफ यू, 20 lakhs का EBIT माइनस 9 लाख का इंटरेस्ट, 11 लाख का EBT बचा। फाइनली DFL इज इक्वल टू EBIT बाय EBT। EBIT कितना दिया है? 20 lakhs। EBT हमने कितना निकाला?
11 lakhs, दोनों को डिवाइड करेंगे 1.818181 आ रहा है, 1.2 टाइम्स बोल दो उसको, 2 डेसिमल आंसर 1.82, सॉरी 1.82 बोल दो उसको, 818181 है ना, तो 1.82 टाइम्स आ जाएगा। क्या इजी है? समझा अच्छे से? इस क्वेश्चन में एक ही चीज अलग थी, नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी, नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी। अब नेटवर्थ किसको बोलते हैं, ये तो आपका अकाउंटिंग बेस आपको क्लियर रखना है। नेटवर्थ इज एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। मैंने उस लॉजिक से बैलेंस शीट भी ड्रॉ की और आपको समझाया कि क्या हो रहा है। हमने क्या अज्यूम किया इधर, नो प्रेफरेंस शेयर्स, पहले से अज्यूम्ड है नो प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर एवरीवन? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आप आओगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अंडर सिचुएशन 1 and 2 एंड फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी। क्या बोल रहे हैं लोग? तीनों लेवरेजेस निकालने हैं, दो अलग अलग सिचुएशन है, सिचुएशन 1 and 2, और फाइनेंशियल प्लान भी दो है, प्लान ए एंड प्लान बी। क्या है सर ये? पढ़ते आगे समझेगा। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितना है? कितना है? 4000 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स कितना हो रहा है? 75% ऑफ कैपेसिटी। कितना होता है वो? 3000 यूनिट्स। हमारे लिए इंपॉर्टेंट 4000 है या 3000? 3000 है। क्यों सर? क्योंकि हम शुरुआत करते हैं सेल्स के साथ। सेल्स तो वही होगा जो अपन प्रोड्यूस कर कर बेच रहे हैं। झेपा क्या? तो इसलिए हमारे लिए 4000 इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए 4000 का 75% 3000 इंपॉर्टेंट है। ओके। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? कितना? 30 है। 30। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? देखिए थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है वहां पर। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 15 है और फिक्स कॉस्ट एक्चुअली नीचे आना चाहिए था। आपके नोट्स में भी वैसा है क्या? ठीक किया था ये एक्चुअली, वापस कैसे गलती हो गया पता नहीं। फिक्स कॉस्ट जो है उसके अंदर सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 है, तो एक काम करो, इधर से फिक्स कॉस्ट कट कर दो। फिक्स कॉस्ट के अंदर सिचुएशन 1 एंड 2 है, मिला सबको? फिक्स कॉस्ट सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। 1 में कितना फिक्स कॉस्ट है? 15,000। 2 में कितना है? 20,000। सबको समझा? मतलब क्या हुआ सर? मतलब दो पॉसिबिलिटी है। अपने एग्जांपल के हिसाब से एक छोटा क्लासरूम अवेलेबल है रेंट पर, एक बड़ा क्लासरूम अवेलेबल है। अगर छोटा लेंगे तो फिक्स कॉस्ट रहेगा 15,000, अगर बड़ा क्लासरूम ले लेंगे तो रेंट रहेगा 20,000। कैन देयर बी टू पॉसिबल फिक्स कॉस्ट? यस। तो दोनों पॉसिबल फिक्स कॉस्ट आपको सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2 के नाम पे दिए। एंड नीचे बोला है फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन है। दोनों में आप कितना पैसा रेज कर रहे हो? बोलो ना। प्लान ए हो या प्लान बी हो, आप टोटल पैसा कितना रेज कर रहे हो? 20,000, 20,000। डू यू अंडरस्टैंड दैट द टोटल इज सेम? कहने से इसका मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, बट कैपिटल का टोटल, जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, वो सेम है। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों प्लान में कितना है? 20,000, 20,000। फिर क्या अलग है सर? उसका कॉम्बिनेशन अलग है। डेट फर्स्ट प्लान में, ए प्लान में आपका डेट इक्विटी का रेशियो कितना है? 1:1। बट सेकेंड केस में आपके पास 3:1 हो गया वो डेट इक्विटी रेशियो। बराबर क्या? ये नहीं समझता तो ऐसा समझ लो, फर्स्ट प्लान में इक्वल है, सेकंड प्लान में इक्वल नहीं है डेट और इक्विटी। ठीक है? तो उससे कुछ फर्क गिरेगा क्या? आपके डेट इक्विटी अलग रहने से कुछ फर्क गिरेगा? एग्जैक्टली क्या फर्क गिरेगा? इंटरेस्ट का फर्क गिरेगा। आर यू विद मी? इंटरेस्ट का फर्क गिरेगा सर। कैसे इंटरेस्ट का फर्क गिरेगा? फर्स्ट ए प्लान जो है उसमें 10,000 पे 20% कितना होता है? 2,000। बराबर? बट सेकेंड बी प्लान जो है उसमें ओनली 1,000 आएगा। कैसे सर?
इस 5000 पे 20%। तो कहना से प्लान ए में इंटरेस्ट 2000 है, प्लान बी में इंटरेस्ट 1000 है, प्लान ए का इंटरेस्ट अलग है, प्लान बी का इंटरेस्ट अलग है। सब लोग मेरे साथ हैं? अब मुझे बोलो कितने ऑप्शंस है? 2। किसमें? इंटरेस्ट में। कितने ऑप्शंस है फिक्स कॉस्ट में? 2। इन्होंने आपको कौन से ऑप्शन को कंसीडर करने बोला है? चारों को बोला। देखो हेडिंग पढ़ो, सिचुएशन 1 एंड 2, फाइनेंशियल प्लान ए एंड बी। तो 2 मिनट के लिए मुझे सीक्वेंशियली बोलो कि किसके अंडर क्या आता है। इंटरेस्ट के अंडर फिक्स कॉस्ट आता है कि फिक्स कॉस्ट के अंदर इंटरेस्ट आता है? जिनको क्वेश्चन नहीं समझा, हम लोग जब इनकम स्टेटमेंट बनाते तो पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है? पहले फिक्स कॉस्ट आता है, बाद में इंटरेस्ट आता है। डू यू ऑल एग्री? तो इसका सबसे सिंपल तरीका रहेगा फिक्स कॉस्ट में 2 पार्ट करने का, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। फिक्स कॉस्ट का नाम वही दिया ना उन्होंने, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। सिचुएशन 1 का फिक्स कॉस्ट कितना है? 15,000 है। सिचुएशन 2 का कितना है? 20,000 है, बराबर। और फर्स्ट सिचुएशन में 2 प्लान है, प्लान ए, प्लान बी। सेकेंड सिचुएशन में भी 2 प्लान है, प्लान ए, प्लान बी। ये जो आप लिख रहे हो ये पहला फिक्स कॉस्ट के बारे में था। उसके अंडर अब बात कर रहे हैं हम प्लान ए, प्लान बी। अब किसकी बात कर रहे हैं? इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये जो भी है प्लान ए, प्लान बी, इसमें हम क्या लिखने वाले? इंटरेस्ट। प्लान ए में कितना इंटरेस्ट है? 10,000 का 20% कितना आएगा? 2,000 का इंटरेस्ट आएगा। व्हाट इज दिस? इंटरेस्ट। प्लान बी में कितना आएगा? 5,000 का 20% कितना होता है वो? 1,000। वापस प्लान ए आ गया 2,000। व्हाट इज 2,000? इंटरेस्ट। प्लान बी में फिर से 1,000। मैं बार बार कैलकुलेशन नहीं लिख रहा हूं, एक बार लिख दिया तो बाद में डायरेक्टली नंबर लिख रहा हूं। सबको समझा क्या? तो प्लान ए का इंटरेस्ट 10,000 पे 20%, प्लान बी का इंटरेस्ट 5,000 पे 20%। फिर से प्लान ए आ रहा है तो सेम कैलकुलेशन होगा, 2,000 आएगा। और वापस प्लान बी आ रहा है तो फिर से 1,000 आएगा। आर यू क्लियर? सबको मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही है? दिखाई दे रहा है अच्छे से? कोई डाउट? ऐसे ही लिखा ना आपने भी? यस। अब स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर की शुरुआत। हमारे पास नीचे फॉर्मेट रेडी है, फॉर्मेट रेडी है। ये लिख के हो गया? लिख लो, लिख लो, ये लिख लो पहले अच्छे से। सर रियल लाइफ में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी में इंक्लूड होते हैं या नहीं होते? डिपेंड करता है तुम कहां यूज कर रहे हो उसे। आगे सिलेबस में जाओगे तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। कुछ जगह इंक्लूड होता है, कुछ जगह इंक्लूड नहीं होता है। ऐसे कौन सी जगह है जहां पे इंक्लूड होगा मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। और कहां नहीं होगा वो भी समझाऊंगा। डन, लिख दिया? अब आपका मेन पार्ट आंसर, ये जो फॉर्मेट है ये रेडी है। स्टार्ट कहां से करेंगे? सेल्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले ए सेल्स। कैन वी से 4,000 का 75% का इंटू 30? ये क्या है सर? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 75% हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब 3,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसका पर यूनिट सेलिंग प्राइस 30 है। तो इससे हमारा सेल्स कितना आएगा? 90,000। एवरीवन 9090। कौन से प्लान में आएगा? कौन से प्लान में आएगा? सभी प्लान में आएगा। ये प्लान्स क्यों बने हैं मालूम है? और ये सिचुएशन क्यों बने? सिर्फ 2 चीजों के लिए, इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट। बाकी सब जगह सब कुछ सेम है। और उस इंटरेस्ट और फिक्स कॉस्ट के से कुछ चेंज हो रहा होगा तो ऑब्वियसली वो चेंज आएगा। तो सेल्स से लेकर कंट्रीब्यूशन तक का पार्ट सेम है दोस्तों, एवरीवन। तो सब जगह लिख दो 90,000।
सब जगह आएगा 90,000 क्योंकि हमारा सेल्स सेम है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट 4,000 का 75% का इस बार 15 रुपीज ना, तो ऑब्वियसली 90,000 का आधा हो जाएगा 45,000। ऑल ऑफ यू सब जगह सेम आएगा। और कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 45। ऑल ऑफ यू कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 45,000। व्हाट इज दिस कंट्रीब्यूशन? ए माइनस बी बोल सकते हैं क्या? ए माइनस बी कॉन्ट्रीब्यूशन 45,000। देखो कुछ क्वेश्चंस आपके ऑनलाइन में कभी मत पूछना क्योंकि उनके आंसर मैं कभी देता ही नहीं हूं। सर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं क्या, कितने मार्क के लिए आते हैं? फ्रैंकली बोलूं मैं आपको, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। इजी से इजी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कभी कभी टफ से टफ आएगा, बट याद रखिए एग्जाम इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इजी एंड हार्ड। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि सब इजी आ गया या सब हार्ड आ गया। आप जो टफ क्वेश्चन सुनते हो, पेपर बहुत टफ था, पेपर में एक्चुअली 2 ही क्वेश्चन टफ रहते, 2 ही क्वेश्चन टफ रहते, उसका इंपैक्ट बाकी क्वेश्चन पे आ जाता। इसलिए आपको लोग बोलते कि टफ क्वेश्चन था, वो भी 2 क्वेश्चन टफ थे, मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, आपको जहां कुछ ज्यादा ही सोचना पड़ा, वो रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं रहता बेटा। एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, इससे भी इजी आते हैं, इससे भी टफ आते हैं। आपको मैं हर लेवल पर प्रिपेयर करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। आपको बस विश्वास करना है और मेरे साथ साथ स्टार्ट से एंड पॉइंट तक जुड़ना है। सबसे बड़ा मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं प्रेडिक्टिंग आईसीआई एंड प्रशांत सारडा। आपको समझ जाएगा मेरे टेस्ट पेपर में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। आपको अभी जोक लग रहा होगा, मेरे टेस्ट पेपर जब आपके हाथ में आएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मैं क्या बोलना चाहता था। इसीलिए बोल रहा हूं, जब मैं आपको आदत डाल दूंगा इंस्टीट्यूट कैसे खतरनाक क्वेश्चन पूछता है, कैसे इजी बीच में डालता है, आपको बराबर समझ जाएगा पेपर में स्कोर कैसे करते हैं। तो इसलिए नेवर प्रेडिक्ट। चलो कंट्रीब्यूशन आ गया, अब मेन पार्ट फिक्स कॉस्ट। बोलेंगे आप सब लोग फिक्स कॉस्ट क्या होगा दोस्तों? फिक्स कॉस्ट सिचुएशन 1 में कितना? 15,000 पक्का? सेकंड नहीं, सेकंड रो, सेकंड कॉलम में 15 ही लिखना पड़ेगा। क्यों? सिचुएशन 1 चल रहा है अभी तक। ऑल ऑफ यू, तो ये क्या आएगा 15,000 आएगा। बाजू में अभी 20, क्यों 20 हुआ? सिचुएशन 2 आ गया। अब वापस से क्या होगा 20,000। आई होप सबको समझा है एवरीवन। देन ई पार्ट, EBIT will be C minus D. बोलिए, फर्स्ट केस 30,000, सेकेंड केस 30,000, नेक्स्ट केस 25, लास्ट केस 25,000 विदाउट कैलसी। हजारों के कैलकुलेशंस कर पा रहे हो क्या आप? इंटरेस्ट, बी केयरफुल फॉर इंटरेस्ट पार्ट। प्लान ए आया 2,000 लेंगे, लॉजिक 10,000 पे 20%, करेक्ट। अब प्लान बी आ चुका है 5,000 पे 20% कम्स टू 1,000। फिर से प्लान ए आ गया 2,000 और बाजू में वापस 1,000 आ जाएगा। आर यू क्लियर? कोई डाउट है किसी को? अब आएगा आपका EBT विच विल बी नथिंग बट E माइनस F। EBIT माइनस इंटरेस्ट को E माइनस F बोल रहे हैं। देखो सीरियल नंबर कॉलम अगर बना रहे हो तो आसान हो रहा है आपका काम, फॉर्मूला लिखने का भी टाइम बच रहा है आपका, इसलिए एग्जाम में कभी भी सीरियल नंबर बनाने का, ठीक है। आपका आंसर 30,000 माइनस 2,000 कितना आता है?
28,000, बाजू में 29, उसके बाजू में 23,000, लास्ट में 24,000। अब आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे आप बढ़ भी नहीं सकते। और जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है सर? अब आप तीनों भी लेवरेजेस निकाल सकते हो। याद रखिए, लेवरेज निकालने के लिए ईपीएस तक जाने की जरूरत नहीं है। बोलो डीओएल का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी है। डीएफएल का क्या है? ईबीआईटी बाय ईबीटी है। आपको जाना कहां तक है? ईबीटी तक ही जाना है, वहां तक तो आप आ गए हो। तो सर हम तो ईपीएस तक लिखते थे, वो तो कॉन्सेप्ट था भाई। सेल चेंज करेंगे तो ईबीआईटी कितना चेंज होगा, ईबीआईटी चेंज करेंगे तो ईपीएस कितना चेंज होगा, वो कॉन्सेप्ट था। बट आपको लेवरेजेस निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा ईबीटी तक जाना है इधर के केस में। ओके, तो अब पहला लेवरेज कौन सा है? लिखिए इधर, डीओएल इज इक्वल टू सी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ई ईबीआईटी, बराबर कि नहीं? सी डिवाइडेड बाय ई। ओके, नीचे लिखिए एच के बाद क्या आता? आई। बोलो डीएफएल ना, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ई डिवाइडेड बाय जी। व्हाट इज ई? ईबीआईटी। व्हाट इज जी? ईबीटी। समझ रहा है सबको? जे डीसीएल एच इंटू आई बोलो, या तो आप बोल सकते थे सी डिवाइडेड बाय जी। सी इज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड जी इज योर ईबीटी। आप वो भी बोल सकते थे, बराबर। सी डिवाइडेड बाय जी बोल सकते थे आप, सी इज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड जी इज योर ईबीटी, बराबर कि नहीं? तो चलिए पहला लेवरेज निकालते। 45,000 बाय 30,000, तो कैलसी पे टाइम बचाने का 45 बाय 30 करने का। एग्जाम में टाइम बचता है, 000 टाइप कर क्यों कर रहे हो ना? 45 बाय 30 कितना होगा? 1.5। बाजू में भी 1.5 है, इसके बाजू में 45 बाय 25 है 1.8, लास्ट में 1.8। वेरी गुड, आ गया सबका आंसर? आ गया क्या? फर्स्ट डीओएल सबका आया क्या? अब जाइए डीएफएल पर। डीएफएल पर अगर जाना है तो हम लोग बोलेंगे 30 बाय 28 1.07, देन 30 बाय 29 1.03। आगे का नंबर देखकर राउंड ऑफ करके बोल रहे हो ना? हाँ। नेक्स्ट 25 बाय 23 1.09। लास्ट केस में 25 बाय 24 1.04। तो मल्टीप्लाई कर लो, 1.5 इंटू 1.07 1.605। नेक्स्ट केस में 1.545। श्योर? ओके, अगला 1.962 एंड द लास्ट 8.87 ले लेते ना, 2, ठीक है कोई बात। 1.872। समझा? तो ये आपका टोटली आंसर आ गया। क्या लगता है आपको? सिचुएशन 1, 2, प्लान ए, प्लान बी, समझा? अच्छा, किसके अंडर क्या आता? एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट के अंडर इंटरेस्ट आता। सिचुएशन प्लान कुछ याद मत रखो, क्या पता ये लोग अगली बार प्लान बोल देंगे, फिक्स कॉस्ट को ये लोग प्लान बोल देंगे और इंटरेस्ट को ये लोग सिचुएशन बोल देंगे। आपको याद क्या रखना है एग्जाम में फ्लो ऑफ आंसर स्मूथ आने के लिए? फिक्स कॉस्ट के अंडर इंटरेस्ट आता है, समझा? तो ये जो कॉलम है ऊपर फिक्स सिचुएशन लिखा है, नीचे प्लान लिखा है, किस बेसिस पर लिखा है? ये जो सिचुएशन है ये फिक्स कॉस्ट के लिए है और ये जो है ये इंटरेस्ट के लिए। क्या इतना पार्ट आपको समझा?
इन टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ ये बात इंपॉर्टेंट होता है, और ऑब्वियसली इसके बेसिस पर नीचे का आंसर। ठीक है एवरीवन? अगर क्वेश्चन में आपके पास, अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स आ जाते हैं, जो पेज नंबर 31 पे मैंने स्पेस दिया, देखो पेज नंबर 31 मिला क्या? पेज नंबर 31, वहां पर आपको दिखेगा प्रेजेंस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, मिला क्या? ओके, वहां पर आपको प्रेफरेंस शेयर का कॉन्सेप्ट समझकर लिखना है, पहले समझ लो फिर लिखेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स आने के बाद ऑपरेटिंग पार्ट चेंज होगा या फाइनेंशियल होगा या दोनों होगा? एग्जैक्टली, फाइनेंशियल पार्ट चेंज होगा, सिर्फ फाइनेंशियल पार्ट, क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, यहां तक तो कोई प्रेफरेंस का लॉजिक भी बनता नहीं। इनका डिविडेंड जो दिया जा रहा है वो तो उसके बाद दिया जाएगा, तो कहना है इससे ऑपरेटिंग पार्ट ही चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑपरेटिंग के फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा, ऑपरेटिंग के आंसर में भी चेंज नहीं आएगा। समझा? अगर प्रेफरेंस शेयर है या नहीं है, उससे ऑपरेटिंग पार्ट में चेंज नहीं है, ना ऑपरेटिंग के फॉर्मूले में चेंज है, ना उनके आंसर्स में चेंज है। किस में चेंज आएगा? फाइनेंशियल में आएगा। तो अगर फाइनेंशियल में आ रहा है, ध्यान दो, फाइनेंशियल में आ रहा है तो ऑब्वियसली कंबाइन में भी आएगा। क्यों सर? वो तो दोनों मिलाकर है, फाइनेंशियल भी इंक्लूडेड होता है उसमें, तो फाइनेंशियल चेंज होगा तो याद रखिए कंबाइन भी चेंज होगा। फाइनेंशियल में क्या चेंज आएगा? एक काम करते हैं, इस स्पेस में राइट हैंड साइड कॉर्नर में फाइनेंशियल पार्ट लिखते हैं एक बार। आपको फाइनेंशियल पार्ट याद है? शुरुआत किधर से करूं? ठीक है, लिखो मत आप, पहले ध्यान दो। माइनस क्या करूं? इधर ही माइनस कर दूं प्रेफरेंस डिविडेंड। ये इनको दिया, वो उनको दिया, नहीं, एक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पीएनएल डेबिट आइटम, और दूसरा है पीएनएल अप्रोप्रिएशन आइटम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस है दोस्तों, ऐसा मत सोचिए दोनों आउटसाइडर को दे रहे। आउटसाइडर ये है जिन्होंने लोन दिया है, ये भी आउटसाइडर है क्या? नहीं, इन्होंने शेयर कैपिटल दिया है, ये रियल ओनर्स नहीं है, मगर क्योंकि इन्होंने फिक्स्ड रेट से डिविडेंड लिया और रिडम्पशन के वक्त भी प्रायोरिटी मांगा। समझा कि नहीं? तो फिर इसका मतलब इनको देने के बाद बचेगा ईबीटी, जिस पर आप गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, उसके बाद इनका पिक्चर आता है। तो यहां पर हम बोलेंगे ईबीटी, अब करेंगे माइनस टैक्स, अब अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा। कैन आई कॉल दिस एज एनआई, नेट इनकम? नो, बिकॉज एनआई किसको बोलते हैं? एग्जैक्टली, एनआई बोलते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होता है। ये इनकम अब आपके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पिक्चर में प्रेफरेंस शेयर्स वाले भी आ गए। समझे? तो ऐसे केस में ईएटी में से माइनस किया जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, पीडी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, और अब मिलेगा मुझे एनआई। डू यू एग्री? ईएटी में से पहले प्रेफरेंस वालों को पैसा दिया, अब जो बचा वो इनको बिलोंग करता है, राइट? इससे हम क्या निकालेंगे? ईपीएस, सेम लॉजिक, एनआई डिवाइड बाय नंबर ऑफ विच शेयर्स? इक्विटी शेयर्स। यस, तो ये फाइनेंशियल पार्ट है। आई होप फाइनेंशियल पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं है। एक ही जगह चेंज किया, क्या चेंज है सर? ईएटी के बाद एनआई नहीं बुलाते हुए प्रेफरेंस वालों को पैसा देकर फिर एनआई बुलाया। अरे ये आप जिंदगी में पहली बार नहीं कर रहे हो, आपने अब तक पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाए थे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आपने पहले पे किया प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर इक्विटी वालों का डिविडेंड लिखते थे आप, याद आया? और जो बचता था वो रिजर्व्स में जाता था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बैलेंस बोलकर। लायबिलिटी साइड में अकाउंटिंग आता है, अच्छा टैक्सेशन आता है,
टैक्सेशन में भी अपन ने क्या देखा, पहले इंटरेस्ट पीएनएल डेबिट होता है, फिर नेट प्रॉफिट आता है जो मेरे भाषा में ईबीटी है, उस पर हम गवर्नमेंट को पे करते हैं टैक्स, फिर बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको मैं ईएटी बुला रहा हूं, और फिर उसमें से हम पे करते हैं प्रेफरेंस वालों को। एंड अब इनको भी दे दिया, इनको भी दे दिया, गवर्नमेंट को भी दे दिया, सबको देने के बाद जो बचता है, ये तो 11th से आप पढ़ रहे हो, 11th कॉमर्स से आप पढ़ रहे हो कि सबको देने के बाद जो रेसिड्यूअरी बचता है वो तो इक्विटी वालों का है। तो जो आज तक थ्योरी में पढ़ते थे, रियल में देख रहे हो आप कैसे सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बचा वो आपका है, और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करने से ईपीएस आया। समझे? नाउ मेरा फर्स्ट फॉर्मूला डीएफएल का है परसेंटेज चेंज इन, लिखो मत, बोलिए, ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अगर आप अच्छे से इस फॉर्मूले को देखोगे तो आपको समझेगा कि ये फॉर्मूले तो भाई साहब क्या किया, मालूम है क्या, इस फॉर्मूले ने सब चीजों का इंपैक्ट ले लिया। क्यों सर? ये डायरेक्ट एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है, उसमें डिविडेंड है तो उसका भी इंपैक्ट आ गया, नहीं है तो कोई बात नहीं। डू यू अग्री? इस फॉर्मूले में प्रेफरेंस डिविडेंड का इंपैक्ट ऑलरेडी आया है, डू यू अग्री? तो फॉर्मूला बदलने की जरूरत है क्या? नहीं है। दिस फॉर्मूला विल रिमेन सेम। क्यों सर? आप लास्ट पॉइंट ले रहे हो, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। अगर पीडी रहेगा तो ईपीएस कुछ और आएगा, पीडी नहीं रहेगा तो ईपीएस कुछ और आएगा। तो रहना और नहीं रहने से क्या बदला? ईपीएस। ईपीएस आपके फॉर्मूले में आ रहा है क्या? यस। तो आंसर में इफेक्ट आ रहा है, हमको फॉर्मूला बदलने की जरूरत नहीं है। तो दिस फॉर्मूला विल रिमेन सेम। डू यू अग्री? तो भैया ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा। नाउ डीएफएल का सेकेंड फॉर्मूला याद है क्या? बोलिए जरा। ईबीआईटी बाय ईबीटी, करेक्ट? ईबीआईटी बाय ईबीटी, ठीक है। इसका लॉजिक याद है क्या आपको? हाँ सर, इंटरेस्ट के पहले इंटरेस्ट के बाद, करेक्ट, ठीक है। अब मुझे एक बात बोलो, कैन आई राइट ईबीआईटी बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट? एनी प्रॉब्लम? क्या हमने फॉर्मूला चेंज किया? अभी तक फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, फॉर्मूले का स्टाइल चेंज हुआ है। अभी भी डिनोमिनेटर क्या है? ईबीटी है, करेक्ट। लेस इंटरेस्ट क्यों कर रहे हो? मालूम है, इंटरेस्ट एक फिक्स कॉस्ट है इसलिए लेस कर रहे हो, बराबर कि नहीं? इंटरेस्ट के पहले और इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट लेस क्यों हुआ? फिक्स कॉस्ट है इसलिए लेस हुआ। डू यू एग्री? फिक्स कॉस्ट ऑफ क्या है वो? ऑपरेशन या फाइनेंस? फाइनेंस, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, जैसे इंटरेस्ट आप बोल रहे थे फिक्स कॉस्ट है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो फिक्स कॉस्ट ही है। क्यों सर? इनका रेट ऑफ डिविडेंड भी तो फिक्स होता है, हाँ या ना? तो जैसे इंटरेस्ट माइनस हुआ है वैसे यहां पर माइनस होना चाहिए था प्रेफरेंस डिविडेंड। डू यू अग्री? बट एक छोटा सा गड़बड़ है, इंटरेस्ट पहले माइनस होके बाद में टैक्स आता है, बट पहले टैक्स हो रहा है और बाद में पीडी माइनस हो रहा है। एवरीवन फोकस। इंटरेस्ट पहले माइनस हो रहा है, बाद में टैक्स आ रहा है, तो इंटरेस्ट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट पीडी लेस करने के पहले क्या हो रहा है? टैक्स आ रहा है। तो सर उससे क्या होगा? एग्जाम्पल लेके समझते हैं उससे क्या होगा। सपोज इंटरेस्ट देना है 10 रुपया, प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना है 10 रुपया। आपको पता है इंटरेस्ट 10 का देने के लिए कमिटमेंट कितने का है? सिर्फ 10 का है। अगर मेरा इंटरेस्ट 10 रुपए का है तो मेरा कमिटमेंट कितने का है? 10 का है। बट प्रेफरेंस डिविडेंड 10 का रहेगा ना, तो मेरा कमिटमेंट 10 का नहीं होता है, 10 से ज्यादा का होता है। जिनको नहीं समझा ध्यान दो, आई एम श्योर किसी को भी नहीं समझा होगा कि इंटरेस्ट देना है ना, तो मुझे कमाना कितना होगा? मुझे इनको 10 रुपए का इंटरेस्ट देना है, कितना कमाऊं? 10 रुपया कमा दिया तो भी चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम है? 10 रुपया कमाया, 10 रुपया दे दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया? 0, चलेगा ना? इनको 10 मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम लाइक दिस, इनको 10 रुपया पे करना है, प्रेफरेंस वालों को कितना कमाना होगा? चलो 10 कमा के देखते। जैसे ही 10 कमाए, माइनस टैक्स होगा 30%। कितना? 30।
गवर्नमेंट बोलेगा 10 की कमाई है क्या तेरी, मतलब इंटरेस्ट देने के बाद बोल रहा हूं, इंटरेस्ट देने के बाद कमाई कितनी बची 10। गवर्नमेंट बोलेगा 10 की कमाई है, चल 30% हमको दे। हमारे हाथ में 10 रुपया था, इनको 10 देना था। गवर्नमेंट आया छीन के ले गया 3 रुपया, अब हमारे पास में 7 रुपया। ये लोग घूर के देख रहे हैं हमको। इनको देना कितना है 10, कितना बचा, अपना 3 गया गवर्नमेंट के पास। समझा गड़बड़। अपन ने कमाया ईबीआईटी, सोचो अभी पहले रिवर्स जाते, थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर जाते। अपन ने कमाया ईबीआईटी 10, गवर्नमेंट आया क्या, नहीं आया। इन्होंने कितना लिया 10, कितना बचा 0। गवर्नमेंट आ रहा है, बोल रहे अरे फकीर है 0, कुछ मत करो, टैक्स ही नहीं आएगा ना, टैक्सेबल इनकम 0 हो गया। बट नीचे आते अभी प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। अपन ने कमाया ईबीटी, ईबीटी 10 रुपया, गवर्नमेंट देख रहा है कितना है झोली में 10, 30% ऑफ 10 कितना होता है 3 रुपया। कौन ले गया, गवर्नमेंट, अपने पास 7। ये लोग अपने को देख रहे, अब 10 कैसे देगा, अपने पास कितना बचा है 7। अपने को कितना बचाना था 10 बचाना था। 10 कहने से 70% रहना चाहिए, 10 70% रहना चाहिए। सर ये क्या है सर 70%, 30 गवर्नमेंट ले जाता है ना, तो बचा हुआ कितना बचता है 70% बचता है। तो अगर 10 मेरा 70% है तो 100 कितना 14.28। ऑल ऑफ यू आर यू अंडरस्टैंडिंग। कैलसी लो, 10 को डिवाइडेड बाय 70% कर लो, 0.7 करो, 10 को डिवाइड बाय 0.7 करो, 14.28 आएगा। चलो इसका भी क्रॉस चेक करा देता हूं मैं। ईबीटी कितना कमाया, ईबीटी 14.28, जोली में कितने 14.28, गवर्नमेंट आएगा देखेगा कितना है 14.28, उस पर लगाओ 30%, 4.28 लेस इज इक्वल टू कर दो, गवर्नमेंट लेके गया कितना 4.28, कितना बचा झोली में 10। ये लोग खुश है क्या, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 ले जाएंगे ये लोग। मैं बोला वो समझा क्या, इनका कमिटमेंट ऑफ 10, कितने का कमिटमेंट है 10 का, मगर इनका कमिटमेंट 10 का रहेगा तो 10 कमाने का जरूरत नहीं है, 10 से ज्यादा कमाना पड़ेगा। कितना ज्यादा कमाना पड़ेगा, इस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। कितना कमाना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट, मेरे एग्जांपल में 10 रुपया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। क्या है सर, वो जो 0.7 था ना वो है, 1 माइनस 0.3 करोगे तो कितना आएगा 0.7 आएगा। एवरीवन आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ पीडी अपॉन 1 माइनस टी। व्हाट इज 1 माइनस टी सर, आफ्टर टैक्स कितना बचा 70, उतना पीडी चाहिए। अगर पीडी 10 रुपया मेरा 70% है तो मेरा 100% कितना, वो निकाल रहे हैं हम लोग। और अपने एग्जांपल में 14.28 आ रहा है। फिर से एक बार रिपीट करूं, ध्यान दोगे वापस से। अपना ओरिजिनल फॉर्मूला, ये देखो नहीं समझ में आया, ये तो एक ऐसा कमेंट लगता है ना मेरे को, ध्यान दो भाई, मैं खुद बोल रहा हूं, खुद होके फिर से समझाता हूं, ध्यान दो। मुझे मालूम है फर्स्ट गो में थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए। तो ओरिजिनल फॉर्मूला था ईबीआईटी बाय ईबीटी, बराबर। क्योंकि सिर्फ इंटरेस्ट लेस होता था पहले, तो इसी फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है, नहीं है सर, क्यों नहीं है, क्योंकि ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करोगे तो अभी भी ईबीटी ही है, सिर्फ लिखने का स्टाइल अलग है, करेक्ट। जैसे इंटरेस्ट आप माइनस कर रहे हो बिकॉज इंटरेस्ट एक फिक्स कॉस्ट है, कितना भी ईबीआईटी कमाओगे सेम इंटरेस्ट देना होगा, वैसे ही सेम आपका प्रेफरेंस डिविडेंड भी एक फिक्स कॉस्ट है, कितना भी ईबीआईटी कमाओगे पीडी सेम रेट से देते हो। डू यू अग्री? इसलिए तो आप बोलते हो ना 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स जहां जहां लिखा रहता है ना उसके पहले एक रेट लिखा रहता है, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट फिक्स होता है। तो अगर वो भी फिक्स होता है तो इंटरेस्ट के जैसे उसको भी माइनस करना पड़ेगा। बट एक गड़बड़ है, आप माइनस कर दो पीडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीडी माइनस कर दो। यहां तक सबको समझ ही गया होगा, यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं समझा वालों, नहीं समझा वालों, जितने लोगों ने बोला नहीं समझा, अब यहां तक का पार्ट समझा क्या? पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी, ग्रेट ग्रेट, यहां तक समझा, वेरी गुड वेरी गुड।
अब ध्यान दो, आई वॉज सेइंग यू कि मेरा इंटरेस्ट 10 रुपया अगर देना है तो कमाने का कमिटमेंट 10 ही है। अगर मैं ईबीआईटी 10 कमाऊं, झोली में कितने पैसे 10 रुपया है, इनको देना कितना है 10, डायरेक्ट ले जाओ, ईबीटी 0 रहेगा, गवर्नमेंट आएगा देखेगा तेरी झोली में कुछ बचा नहीं है, गवर्नमेंट इस पर टैक्स नहीं लगाएगा। डू यू एग्री? ईबीटी 0, टैक्स कितना आएगा 0 आएगा, क्योंकि टैक्स तो ईबीटी पर ही लगता है ना। तो यहां तक का स्टोरी समझा? तो इसका मतलब 10 रुपए का इंटरेस्ट का कमिटमेंट, कितने का कमिटमेंट है 10 का ही कमिटमेंट है। बट आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं, इधर का कमिटमेंट का ध्यान नहीं देते, इधर का कमिटमेंट का ध्यान देते हैं। उसके लिए मुझे ईबीटी कितना कमाना पड़ेगा? अगर आप बोल रहे हो 10 कमाना पड़ेगा तो देख लो आपके झोली में 10 है, क्योंकि आपको लगा इनको देना 10 है। ध्यान दो इधर सब लोग, हाँ शुभम ध्यान दे भाई। और लेफ्ट और राइट ऐसा करके ध्यान मत दिया करो, सब लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं, ऐसा करके ध्यान देते हो ना, मुझे मालूम है आप कहां ध्यान देते हो। आप सो रहे हो और आपको लग रहा है सर को दिखना नहीं चाहिए, कोई नई बात नहीं है ना? तो ध्यान दो इधर। तो आपको देना था प्रेफरेंस वालों को 10, आपने ईबीटी कमाया 10, आपके झोले में पैसा कितना है 10। गवर्नमेंट आएगा या ये प्रेफरेंस वाले आएंगे? गवर्नमेंट आएगा, ये प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट क्या करेगा, इसमें से 3 रुपया मतलब 30% ले जाएगा। आपके झोली में कितना बचा 7। ये प्रेफरेंस वालों को देना आपके पास अवेलेबल है क्या? पैसा नहीं है, क्योंकि आपने देना था 10 बट आपने कमाया 10, तो बचा कितना 7। कहां से दोगे 10? पॉसिबल ही नहीं है। तो समथिंग इज रॉन्ग हियर, यहां पे मुझे ज्यादा कमाना पड़ेगा इसका मतलब। तो मैं वही बोल रहा हूं कि कितना कमाना पड़ेगा इज वेरी सिंपल। मेरे झोले में इन गवर्नमेंट को देने के बाद कितना परसेंट बचता है? 70% बचता है। इनको कितना देना है? 10 रुपया। कहने से 10 रुपया मेरा 70% होना चाहिए। अब इतना मैथ्स अपने को आता कि 10 रुपया अगर 70% है तो 100% कितना? 10 रुपीज। इफ इट इज 70% देन व्हाट इज 100%? कैसे ढूंढते आप? 10 को डिवाइडेड बाय 70% करते। तो मैं भी तो वही कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं 10 को डिवाइडेड बाय 0.7 करो, 14.28 आया। वेरीफाई कर लेते हैं, 14.28 कमाया, झोली में कितना है 14.28। कौन आएगा? प्रेफरेंस वाले आएंगे कि गवर्नमेंट आएगा? गवर्नमेंट आएगा, झांक रहा है 14.28। कितना परसेंट ले जाएगा? 30%। लगाओ 30%, 4 कितना बचेगा? झोले में 10 बचा, इनको देना कितना है 10, ले जाओ भाई। अब कोई प्रॉब्लम है? इसका मतलब क्या हुआ? इफ यू हैव टू पे 10 you have to earn more than 10, and how much exactly is PD divided by 1 minus tax। इसलिए इसको डिवाइड बाय 1 माइनस टी करते हैं। सर 1 माइनस टी क्यों करते? बिकॉज मेरे एग्जांपल में 1 माइनस 0.3 था, जब आप 1 माइनस 0.3 करोगे तो 0.7 बचता ना। तो कैलसी पे वही तो कर रहे थे अपन, 10 डिवाइडेड बाय 0.7 ही तो कर रहे थे, जिससे आंसर 14.28 आ रहा था, ये वाला 14.28। मिला क्या लॉजिक? अब बोलो समझा क्या अच्छे से? अब बोलो समझा क्या अच्छे से? यस, 4.28 भी एक फिक्स कॉस्ट नहीं बोल सकते आप। 10 के एंगल से फिक्स कॉस्ट बोलना रहेगा तो ठीक है, बट फिक्स कॉस्ट उसको क्यों नहीं बुलाते? बिकॉज वो आपके अर्निंग के हिसाब से वैरी होता है। यस, तो 4.28 को फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं बोल रहे सर आप? पीडी ले लो 20 रुपया। अगर पीडी आपको 20 रुपया देना है तो क्या टैक्स 4.28 दोगे? अब पीडी वापस से क्या होगा 70%। तो लो कैलसी 20 को डिवाइड बाय 70% करना पड़ेगा, 28.57 आ रहा है। उस पे गवर्नमेंट लेगा 30%, 8.57, और बचा हुआ 20 रुपीज पीडी वालों को जाएगा। तो इसका मतलब टैक्स एक फिक्स कॉस्ट है क्या? नहीं है। समझे? पहले एग्जांपल में टैक्स 4.28 था, अब टैक्स 8.57 आया, क्योंकि जितना पीडी ज्यादा पे करना है उतना टैक्स भी तो ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि अर्निंग बिफोर टैक्स अपने को ज्यादा कमाना पड़ेगा। यस,
आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, और एक बात सुन लो मैथ्स के दुश्मनों, ये सिर्फ पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी है। इसका मतलब सर, हाँ सर ये ऐसा लिख सकते ना सर? नहीं लिख सकते भाई, इनके बीच में प्लस एंड माइनस साइन रहेंगे तो नहीं लिख सकते। ऐसा कब कर सकते? जब इनटू साइन रहता है तब। वो भी मैं समझाता हूं, ठीक है? डरो मत, मैथ से डरो मत, मैं हर लॉजिक क्लियर करूंगा आपका। ये क्लियर है? चलो लिखते हैं। एग्जैक्टली यही लिखना है आपको। तो कहने से ये फॉर्मूला चेंज हो रहा है, कहने से ये फॉर्मूला चेंज हो गया हमारा। ऊपर वाला फॉर्मूला सेम था बट नीचे वाला फॉर्मूला बदल गया। लिख लो, EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। DFL का फॉर्मूला पहला वाला परसेंटेज चेंज वाला वैसे लिख दो। उसको भी देख के लिखते क्या आप परसेंटेज चेंज वाले को? नहीं ना? क्या फॉर्मूला लिखोगे? परसेंटेज चेंज इन EPS बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, और डॉट 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 करके सेम लिख दो। राइट हैंड साइड वर्ड लिखा पूरा। EBIT से EPS नहीं लिखा होगा तो लिख लो पहले, EBIT से EPS। उसको भी स्क्रीन से देखकर लिखने की जरूरत नहीं है, उसका लॉजिक आपको पता है। स्क्रीन आपके रेफरेंस के लिए होता है, स्क्रीन से देख के लिखने की आदत बंद करो। एक बार समझ गया, विदाउट देखे लिखा करो, यहीं पर क्लास में FM खत्म हो जाएगा। और अगर देख के लिखते जाओगे तो प्रिंटिंग प्रेस जैसा हो गया ना, धप 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 धप, है ना? नेक की एक्सरसाइज कर रहे हो आप, है ना? निखिल बोल रहे सर इसका मतलब EAT PD से ज्यादा होना चाहिए। EAT PD जितना होना चाहिए, यहां पर EBT ज्यादा होना चाहिए था। ये टैक्स दे दिया बेटा निखिल, और ये 10 रुपया और ये 10 रुपया अपने एग्जाम्पल में, ठीक है? लिखा? तो सेकेंड फॉर्मूला DFL इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस PD अपॉन 1 माइनस टैक्स। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बट बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है? विट्ठल ने पूछा है, शायद नाम नहीं पढ़ने आ रहा है मुझे, क्या एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस, भाविक ने पूछा है। भाविक बोल रहा है सर फॉर्मूले में अपन डायरेक्टली डिनोमिनेटर को NI क्यों नहीं बोल रहे? फॉर्मूले में आप इसको NI क्यों नहीं बोल रहे सर? माइक कहां पे, माइक कहां पर है? माइक उधर है ना, बोलो। सर क्योंकि वो पीडी में जो टैक्स दिया हुआ है, पीडी पे जो टैक्स दिया है, क्योंकि टैक्स पूरे EAT पे आ गया है और उसमें से पीडी माइनस किया है, तो पीडी का जो टैक्स है उसको रिवर्स किया है, फिर उसमें से EAT। वेरी गुड, वंडरफुल लॉजिक, बहुत सही है। ध्यान से सुनो, वो जो टैक्स आप लेस कर रहे हो ना, वो कंपनी का टैक्स नहीं है भाई। पहली बात समझ लो, वो टैक्स कंपनी का टैक्स नहीं है। जनरली कंपनी का टैक्स कैसे आएगा? EBT पर कंपनी पर पे करेगी टैक्स, फिर आता है EAT, फिर उसमें से कंपनी पे करता है PD, फिर NI बचता है कुछ ना कुछ, उससे EPS आता है। कंपनी बोल रहा हूं मैं, कंपनी। ये लॉजिक मत 2 मिनट साइड में रखो। कंपनी क्या करेगा? EBIT कमाएगा, इंटरेस्ट पे करेगा, EBT बचेगा, फिर टैक्स पे करेगा, फिर EAT आएगा जिसमें से PD पे करने के बाद कुछ बचेगा कि नहीं? इसका मतलब कंपनी टैक्स कितना पे कर रहा है? PD डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी के जितना कमाना पड़ेगा क्या कंपनी को? ध्यान दो, ध्यान दो इधर, एवरीवन फोकस। मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप सोच रहे हो इधर 10 देना है तो इधर 10 है, तो इधर 4.28 है, ये 14.28 था। अगर सिचुएशन ऐसा है ना दोस्तों कि आपको 10 देना है और ऐसा कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं आपका NI 0 आता है। तो क्या आपको लगता है आपका EPS भी 0 आएगा? क्या हर कंपनी का NI और EPS 0 होता है? फिर हमारे इस फॉर्मूले में ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारा NI नहीं है, हमारा NI नहीं है ये।
हमारा ईबीआईटी बहुत बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। ये सब जाने के बाद नीचे एनआई जो है वो पॉजिटिव आता है। डू यू अग्री? तो मेरा टैक्स भी ज्यादा जाएगा, मेरा इंटरेस्ट लेस होने के बाद जो बचेगा यहां पर ईबीटी, उस पर कंपनी पे करेगी कंपनी का ओवरऑल टैक्स। कंपनी का क्या बोला मैंने? ओवरऑल टैक्स। आपको समझ रहा है क्या? और उसके बाद बच रहा है ईएटी, जो कि 10 रुपया नहीं है, 10 से बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा। ये देने के बाद भी एनआई बचेगा कि नहीं? फिर ईपीएस 0 नहीं आना चाहिए ना? तो कंपनी का एनआई अलग होता है और ये लॉजिक अलग होता है। ये लॉजिक में हम क्या देख रहे थे? पीडी का टैक्स रिवर्स करके अपन देख रहे थे बिफोर टैक्स कितना आ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको क्वेश्चन आंसर जब सॉल्व करेंगे ना अपन, तभी एग्जैक्टली समझ जाएगा क्या बोल रहे हैं। वो एनआई है ही नहीं, ठीक है? वो पीडी के रिवर्स कर कर पीडी पर आने वाला, पीडी को पे करने के लिए जितना कमाना पड़ेगा उसके हिसाब से टैक्स था। वो कंपनी का टैक्स नहीं था। ओके, क्वेश्चन आंसर्स के वक्त और भी डिटेल में समझेंगे इस बात को। लास्ट पार्ट पे ध्यान दो। आप होमवर्क के तौर पे डीसीएल का दोनों फॉर्मूलेज, रादर तीनों फॉर्मूलेज यहां पर लिखोगे। पहला फॉर्मूला कौन सा है? परसेंटेज चेंज वाला। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी वाला। आप बना के आओगे पेंसिल से। लॉजिक पूरा आपके सामने है, पूरा लॉजिक आपके सामने है। और लास्ट फॉर्मूला कौन सा था? डीओएल इंटू डीएफएल। आप सोचोगे क्या वो फॉर्मूला बदलने की जरूरत है? अगर नहीं तो वेरी गुड, कॉपी पेस्ट। अगर बदलना है तो क्या बदलेगा और कैसे बदलेगा, ये आप सोच के आओगे और इसके ऊपर बेसिस पे हम लोग डिसीजन कल देखेंगे क्या होता है। एक होमवर्क का क्वेश्चन नोट करो। ये तो ऑब्वियसली आपका छोटा सा होमवर्क है। मेन होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 17। दो होमवर्क है, एक नहीं है, दो होमवर्क है। कितने होमवर्क है? दो। कौन सा है? 14 एंड 17। कर लोगे होमवर्क? सी यू टुमारो फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।